तीन चार मामलात पर बात करनी है। जो भी करना है खुल के करना है। आपको लगता है वकार यूनुस ने आपका करियर तबाह किया? वकार यूनुस कौन होते हैं किसी का करियर तबाह करने में? जरिया बने, बहुत बड़ा जरिया बने। वजह यही थी कि मुझे कप्तानी नहीं देनी थी, उनको पपेट्स चाहिए थे और उसके बाद उन्होंने अजहर अली को कप्तान बनवाया। आजकल तो बच्चा सबसे पहले उठता है, वो कहता है कि जी मुझे पीएसएल खेलनी है, पीएसएल में 1.50 करता है तो वो कहता है पाकिस्तान खिला दो। इसलिए पाकिस्तान टीम का ये हाल हुआ। उठा के कुरान उठवा लें कुछ प्लेयर्स को, कैसा नहीं होता रहा, नहीं होता। मेरे साथ खाली नहीं, वो और भी लोगों के साथ होता है। तरक्की से जलते हैं। दुबई में आप खिलाते हैं, उसके बाद कंपैरिजन आप इंडिया की पिचेस वालों से कर रहे हैं, तो ये ज्यादती है। मुझे लगता है कि मैंने 35% भी नहीं खेला जो अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियतें दी। एक प्रॉपर कैंपेन चलती थी सर हमारे खिलाफ। बाबर आजम वाज जस्ट अ परफॉर्मर, ही वाज नेवर अ लीडर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी, उनकी मोटिवेशनल स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं। आज भी हमारे साथ एक बड़े ही ख़ास क्रिकेटर मौजूद हैं। वैसे तो आपने कैप्शन और प्रोमोज़ में देख लिया होगा, लेकिन मैं इनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। जब ये क्रिकेटिंग फील्ड में आए तो ये इनका एक सबसे बड़ा जो एजाज़ आज तक एक और प्लेयर के पास है, लेकिन सबसे पहला एजाज़ इनको हासिल हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से किसी भी फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट, टेस्ट क्रिकेट, ODI क्रिकेट, इस तीनों में सेंचुरी पहली करने का रिकॉर्ड इनके पास है और ये वाहिद क्रिकेटर रहे बहुत अरसा। उसके बाद बाबर आजम भी इस लीग में शामिल हो गए, लेकिन इनके बहुत से मुनफरिद रिकॉर्ड हैं। बहुत दफ़ा इन्होंने कम बैक किया, इनको टीम से निकाला गया, ये फिर वापस आए, परफॉर्म किया। बहुत सी इनकी बातें हो सकती हैं। इनको जब ये स्टार्ट में आए विराट कोहली से इनका बड़ा कंपैरिजन किया गया। आज बहुत सी बातें करनी है इनके साथ। हमने बहुत से सनसनीखेज़ इंकशाफात जो आज तक नहीं हुए उन पर इनसे बात करनी है। और रीसेंट पास्ट में जो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बेंचमार्क सबके लिए सेट किया है वो है सैलाब मुतासरा इलाकों में जाकर सैलाब मुतासरीन की मदद करना, उनकी इमदाद के लिए आगे आगे रहे। हम इनकी वीडियोस देखते रहे, पिक्चर्स देखते रहे। अहमद शहजाद फाउंडेशन बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मायानाज ओपनर, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले तो अहमद भाई, हमने 3-4 मामलात पर बात करनी है। एक तो जो कंट्रोवर्सीज़ रहीं, एक आपके क्रिकेट दौर के मामलात रहे, अभी जो क्रिकेट के मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। जो भी करना है खुल के करना है। बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले मैं, जो आपने सैलाब ज़दा इलाकों में गए हैं, इमदाद में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी आपकी तारीफ़ की है और ऑन द रिकॉर्ड भी मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ। बहुत बेहतरीन काम, बहुत ज़बरदस्त काम। और वो कहते हैं ना, बेंचमार्क ये सेट करना हम एक्सपेक्ट करते हैं सेलिब्रिटीज़ से कि वो ये बेंचमार्क सेट करें, करके दिखाएं। कह देना या आजकल इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देना या रील बना देना बहुत आसान है। एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर देना, आप खुद गए। इसके लिए आपकी मैं तारीफ़ भी करना चाहूँगा, आप मुबारकबाद की भी मुस्तहिक हैं। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस जब आप सैलाबज़दा इलाकों में गए? कहाँ कहाँ गए? क्या आपने हालात देखे? मुबश्शिर भाई देखे, मैं पिछले 6-7 साल से लोगों के काम आना चाहता था। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जो क्रिकेट ने हमें एक दी है और अल्लाह ताला ने नवाजा है कि लोग हमें जानते हैं। तो हमेशा चाहता था कि जो लोगों ने मुझे थोड़ी बहुत इज़्ज़त दी है, स्टार बनाया है, मैं इनके काम आऊँ। ये मेरी फैमिली है, तो मैं अपनी फैमिली तक क्यों महदूद रहूँ जब मेरे पास मौके हैं, अल्लाह ने मौका दिया है कि सबके दिलों में बस जाऊँ। तो मैं यही चाहता था कि बस हर माँ ये सोच रही हो कि ये हमारा बेटा है, हर भाई ये कहे कि ये हमारा भाई है, हर बच्ची ये कहे कि हाँ ये हमारा भाई है। तो ये मेरे थॉट प्रोसेस था। मैं चाहता था कि जब मुझे ये इल्म हो गया था कि एक दिन सबने जाना है, मैं चाहता था कि इस तरह का कोई काम करके जाऊं कि कल को अल्लाह के सामने हाज़िरी देनी। और आपको पता है कि बहुत गुनाहगार हैं हम, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए। फिर आई वाज़न्ट श्योर कि मैंने किस एक कोर प्रोजेक्ट को पकड़ना है, लेकिन मेरे दिल में था मैंने करना है। मैंने अपने घर वगैरह रोज़मर्रा ये बात करता था, मैंने फाउंडेशन खोलनी है, मैंने लोगों की खिदमत करनी है। और फिर यही वजह थी कि क्रिकेट से भी मैं लाइक 33 एज में साइड पे हो गया, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि यार आई एम जस्ट बैंगिंग माय हेड ऑन अ वॉल जिसको कोई असर नहीं पड़ रहा है, और मेरे जैसे बंदे के लिए बड़ी मुश्किल है अब चीज़ें। उसकी वजूहत अभी आगे बात करते हैं। लेकिन
मैंने इसलिए साइड पकड़ी कि जो मेरी जवानी है ये मैं अपने लोगों की, अपने पाकिस्तानियों की, अपनी माँओं, अपनी बहनों की, अपने भाइयों की खिदमत में गुजारूँ। और आज से 8 महीने पहले हमने ये सफ़र स्टार्ट किया साइड पे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेके। मैंने अपनी जो फाउंडेशन है वो रजिस्टर करवाई, उसमें सारी लीगैलिटीज़ को पूरा किया, फ़र्म हायर की, प्रोफेशनल्स हायर किए। जो बड़ी बड़ी फाउंडेशंस ने अब आके जो 35-35, 40-40 साल से काम कर रही हैं, अब आके जो लीगल चीज़ें उन्होंने पूरी कराई हैं सिस्टमेटिकली, वो हमने स्टार्ट में ही कर दी कि इसका कोई लेना देना नहीं अहमद शहजाद से। बस एक फेस है, अगर कल को निकाल के इसको साइड पे भी कर दिया जाए तो ये इंशाल्लाह फाउंडेशन चलती रहेगी। एंड वी जस्ट बेबीज़। तो अभी तो हमारा ऑडिट भी पूरा नहीं हुआ था, अब हमारा ऑडिट पूरा हुआ है, जिसके बाद टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, अब हमने वो दी है। तो उससे पहले हमने शुरू के अंदर सबसे पहले आपको खुद चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर मैं आपको कहूँगा ना यार कुछ दें, आप कहेंगे यार आप क्या करते हैं, आपने क्या किया है, इसको दिया क्या। तो मेरी क्लोज़ फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ जो है ना दोस्त अहबाब मेरे, उन्होंने मुझे मिल के सपोर्ट किया, इसमें साथ थे। हमने रमज़ान किया सबसे पहले, पूरे पाकिस्तान के अंदर राशन डिस्ट्रीब्यूशन की, फिर अफ्तारियाँ जहाँ जहाँ मैं जा सकता था मैं गया, बाकी मेरी टीम गई। फिर हमने बकरा ईद की, और उसके बाद ही हमने अपना कोर प्रोजेक्ट, जब तब तक मैं श्योर हो गया था क्योंकि मैं भी यतीम था, ठीक है, तो मैंने अपना कोर प्रोजेक्ट जो है, मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा कि यतीमी क्या होती है। लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज जस्ट 2। मैंने कहा मैं यतीमों के लिए काम करूँगा। फिर हमने अपना कोर प्रोजेक्ट पे आए, हमने अपने दोस्तों को फ़ोन किए, हमारे जो बड़े हैं, जो बिल्कुल हमें नाम भी नहीं लेना चाहते, लेकिन आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि जो भी कुछ बड़े मेरी फाउंडेशन में मेरा साथ दे रहे हैं और वो ये भी नहीं चाहते कि उनका नाम लिया जाए, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और आप लोगों की जो अमानत है, मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह राइट लोगों तक पहुंचाई जाए और अल्लाह आपको इसका अजर दे। बस यही आपको बताना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के तसलसल से कि मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और कभी भी हमारे लायक कोई भी, मुझे पता है कि आप किसी मतलब के लिए नहीं करते, लेकिन इंशाल्लाह हमारी जान भी हाजिर है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है, जो फाउंडेशन का, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। फिर उसके बाद आई वाज इन दुबई अपनी फैमिली के साथ, तो फिर ये सैलाब आ गया। तो जब सारे मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे थे, यारी बात है, डर लग रहा था सबको, बच्चे हैं ये वो। हम इस मुल्क में वापस आ रहे थे इसलिए कि मुझे लगा कि अगर तो मैंने यही काम करना है तो मुझे इस टाइम पे पाकिस्तानियों के अंदर होना चाहिए, और बगैर कोई प्लान के। ना हमारा ये मेन प्रोजेक्ट है, ना हमारे पास इतने फंड्स थे, हम तो अभी बेबीज़ हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने तो अभी स्टार्ट किया है, कोर प्रोजेक्ट हमारा ऑर्फन्स है, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन एक जज्बा, नीयत जो पिछले 6-8 साल से चलती आ रही थी, और फिर अल्लाह ने जिससे काम लेना होता है, ऐसे ही नहीं अल्लाह चीज़ों को ज़हन में डाल देता। तो इसकी कोई वजह थी। जैसे ही हमने फील्ड के अंदर कदम रखा है, लोगों ने प्यार किया है, लोग पैसे भिजवा रहे हैं, पैसे मतलब मैसेजेस रुकते ही नहीं है इतने, मुझे हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन आता है। और फिर मैं आपको क्या बताऊँ, जब पहले ही हम विज़िट पे गए, हमने जो है ना सियालकोट से स्टार्ट किया। बुरे हालात हैं पूरे पंजाब साइड, पूरे पाकिस्तान के हैं, केपी के, पंजाब तो बहुत बुरे, साउथ पंजाब के जो हाल हैं। उसके बाद फिर मुजफ्फरगढ़, अलीपुर के जो हालात हैं। फिर हमने स्टार्ट किया सियालकोट से फिर हम जो है ना आगे उसको ननकाना साहब गए, फिर उसके बाद हम जो है ना मुजफ्फरगढ़ गए, फिर उसके बाद हम जो है कमालिया गए, फिर चुड़ के इलाके में गए, फिर हमने, मैं मिस कर रहा हूँ 3-4 बड़े मुश्किल से नाम है, हमने कोई ये सारा पंजाब कवर किया। उसके बाद हम केपी की तरफ गए, वहाँ पे लोगों की जानी अमवात ज़्यादा हुई है, वहाँ पे लोगों का माली नुकसान ज़्यादा हुआ है, मतलब दुकानें थीं, वो पानी इतनी हाइट के ऊपर था कि उनका करोड़ों का सामान पड़ा था, वो सारा चला गया, फिर लोग मर गए, बहुत ज़्यादा घर उजड़ गए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फाउंडेशंस वहाँ पे काम कर रही हैं, गवर्नमेंट ने जब भी हम वहाँ पे खबरें पैसे पढ़ते दिए हैं। हैं अहमद भाई, तो कह देना बड़ा आसान है कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, एक नुमाइंदा बता देता है। लेकिन जब आप गए, मैं उस ट्रांजिशन को भी इमेजिन कर रहा हूँ कि एक बंदा जो स्टारडम में रहा क्रिकेटिंग फील्ड में, कभी टूर्स, इंटरनेशनल टूर्स हो रहे हैं जी, आप कहीं जा रहे हैं, सब आपसे मिल रहे हैं, और फिर उसी लड़के का ऐसे इलाकों में जाना है जिसमें आपको आदत नहीं होती, और आपने शायद माइंड भी नहीं बनाया होता। तो ये ट्रांजिशन कितना टफ था, और आपको तो क्रिकेटिंग फील्ड में भी बहुत तनकीद का सामना रहा। फिर जब ऐसी पे तनकीद होती है कि रील्स पे, वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं, जिसकी परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन आते हैं कि अहमद शहजाद शो ऑफ कर रहा है, देखिए, तो अफसोस होता है। अभी तक तो नहीं आए, लेकिन आएंगे आगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उस मुल्क के अंदर या उस माशरे के अंदर या उस दौर के अंदर आई वुड से,
जहाँ पे आप VPN अभी तक आपने क्लिक नहीं किया होता और सामने उल्टी सीधी तस्वीरें आ रही होती हैं। टिकटॉक खोलें आपके सामने है, फेसबुक खोलें आपके सामने है, कोई भी सोशल मीडिया खोलें, माशरे के हालात आपके सामने हैं। तो वो चीज़ें ठीक हैं, और ये चीज़ें अगर बताई जाएँ, अपने यूथ को सिखाया जाए, मोबिलाइज़ किया जाए, तो ये गलत है। ये अभी नहीं आए, आगे आएंगे ज़रूर ऐसी चीज़ें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, अगर तो यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान, 2 सही हदीसें मौजूद हैं अपनी जगह, ठीक है, कि अगर आप छुपा के दो तो बिल्कुल आपके हक में बेहतर है, लेकिन अगर आप दिखा के भी दो तो ठीक है। फिर ये कैटेगरीज हैं, हर दौर के साथ आपने दीन देखा है, उसमें तब्दीलियाँ आती हैं। इस दौर के अंदर जहाँ पे सोशल मीडिया इतनी हाइप के अंदर है, हर दूसरे पेज के ऊपर आपको इस तरह की कोई गंदी चीज़ नज़र आती है, वहाँ पे अपनी यूथ को ये चीज़ दिखाना ज़रूर है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, बड़ा अच्छी बात है, छुपा के दें आप। लेकिन अगर आप सेलिब्रिटी हैं, 2 लोग आपको जानते हैं, तो आपने इसका फ़ायदा उठाना है, आपने लोगों को भी मोबिलाइज करना है। 10x हो जाती है। कोई देखिए, हम फॉर एग्जांपल मिलियंस में हमारे व्यूज़ आते हैं, मिलियंस में लोग हमें देखते हैं, जिस तरह आप बैठे सारे, कोई 2 लोग भी बदल गए, बड़ी बात, बिल्कुल 2 लोग भी बदल गए मुझे देख के, और उन्होंने मुझे देख के ये काम स्टार्ट कर दिया, मेरा तो काम हो गया। तो मैं आपके लिए थोड़ी कर रहा हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि जी ये भाई मेरे लिए गलत लिख रहे हैं, ये भाई सही, तो मेरा तो काम हो गया। मैं तो उस अल्लाह की ज़ात के लिए कर रहा हूँ, उसको राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ, और इस चीज़ में मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। और ये इंसानियत की बड़ी खिदमत है। तो और अभी हमने स्टार्ट किया है ये, शुरू के अंदर मैं आपको बता नहीं सकता, जो लोगों के हालात हैं उनका सब कुछ चला गया। किसान मर गया, किसान के पास कुछ बाकी नहीं रहा है। उसके 2 साल जो पीछे हुआ वो हम सबको पता है, लेट्स नॉट टच देयर, लेकिन हमें पता है कि ये हुआ। तीसरा साल जहाँ उन्होंने किसान ने रिकवरी करनी थी, वहाँ उसके साथ ये आफत आ गई, वो कहाँ जाए। ये वो सफ़ेद पोश इंसान और किसान है जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, और आपके और मेरे बच्चों को जो चावल खाते हैं ना, जो रोटी खाते हैं, वो किसान की मेहनत से आती है। और आज जब आप जाके देखें, 3-3 घंटे की बोट जाती थी हमारी, 3-3 घंटे की बोट, और फिर वहाँ पे जाके रिलीफ का काम 1.5-2 घंटे का, और फिर 3 घंटे वापस, और फिर अगली जगह। आप सोचें वहाँ कौन और कितने लोग जाते होंगे। हम ऐसी जगहों पे पहुँचे हैं जहाँ 3-3 4-4 दिन सैलाब को हो गए थे, और कोई कश्ती नहीं आई थी खाना और राशन लेके, वहाँ हम पहुँचे। तो वहाँ जाके हमने जब लोगों से मिला, बात होती है उनके साथ, उनका दुख, हमने कुछ नहीं किया, मैं ये समझता हूँ कि हमने बहुत कुछ करना है, लेकिन हमने उनका साथ, उनका इमोशनली उनके साथ उनको ये एहसास दिलाना कि खड़े हैं और काम हो रहा है, हर बंदा काम कर रहा है। देखिए, उसमें जो मेन चीज़ें थी, 1122 का बहुत बड़ा हाथ है, बड़े प्रोफेशनल ड्राइवर्स थे उनके, जो वो राइड करते हैं और लेके जाना। फिर हमारी पाकिस्तान आर्मी जो है, बहुत शुक्रिया उनका, बहुत सपोर्ट की उन्होंने, हमें जा के राइट लोगों तक लेके जाना। 2 किस्म की फाउंडेशंस होती हैं, एक होती है मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, मेरी ग्राउंड में फंक्शनल फाउंडेशन नहीं है, फ़ायदा नहीं है, वो फिर आपने किसी और को ही देने हैं। तो हमारा एम है, हमने फंक्शनल फाउंडेशन बनना है जो वॉलंटियर्स के साथ जुड़ेगी, और हम खुद जाके काम करते हैं। जो आपने मुझे पैसे दिए ना, वो मेरी जिम्मेदारी है कि राइट जगह पे लगें, और वो राइट जगह पे हमें पाकिस्तान आर्मी लेके जाती रही सेफली। पूरी हमारी टीम को अच्छे तरीके से उन्होंने हमें गाइड किया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दे हैव बीन अमेजिंग, उन्होंने बहुत साथ दिया है। और उसके साथ लोकल गवर्नमेंट भी जो होती थी, वो भी सारे ज़बरदस्त अपना काम कर रहे हैं, जिस चीज़ का जिस तरह हो सकता है। आई केम अक्रॉस टू पीपल जो कि आर्मी से भी हैं, वो लोग घर नहीं गए हुए हैं, वो लोग सो ही नहीं रहे हैं। फिर जो हमारे DC ACs भी कुछ ऐसे हैं कि जिनको छुट्टी नहीं मिल रही है क्योंकि काम इतना है, वो सो नहीं रहे हैं। सो दिन रात वो मेहनत करके जो है वो लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक तो हो गया, अब थोड़ा सा मैं इस पे और बात करके फिर हम आगे चलेंगे। जी ज़रूर। तो जो मेन काम है मुबश्शिर भाई, वो ये है कि इनका लाइवलीहुड और रिहैबिलिटेशन वो वापस करना, ये उनका मेन काम है, जो असल काम है। उसमें डिफरेंट चैलेंजेस हैं। अभी अर्बन सर्वे स्टार्ट हुआ है 24 को, वो फिर एवेल्युएशन लगेगी कि किसका कितना नुकसान हुआ है, जानी माली क्या क्या गिरा है। उसमें जो है 2.5 से 3 हफ्ते लगेंगे डाटा रिसीव होने में, फिर पता लग जाएगा। फिर होता यह है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ राइट लोगों तक जिसका जितना नुकसान हुआ है, वहाँ पे उनको उतना पहुंचाना वो चीज़ें जिसका नुकसान हुआ है, ये चैलेंज होगा हर किसी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, हर किसी के लिए ये चैलेंज है। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम लोगों की कि जिसका जितना नुकसान हुआ है उस तक वो चीज़ें पहुँचें, तभी अल्लाह राज़ी है। बेशक। अगर वो ना पहुँच सकी, ऊपर से आपने काम पे उस तरह की ड्यू डिलिजेंस ना की, आपने स्क्रूटनी ना रखी, एक चीज़ का पता ना लगाया, तो आपको पता है कि हमारे माशरे के अंदर, हर माशरे के अंदर इस तरह के लोग हैं जो नहीं देखते
कि वो कौन बेचारा कितना मजबूर है, वो देखते हैं तो अपना मफाद देखते हैं। तो एक ये चैलेंज है। फिर उनकी फसलें, उनकी फसलों का, किसान की फसलों का कुछ पूरा करना। उस सब चीज़ को जो सैलाब से पहले थी उसको वापस उस पे ठीक लाना, है, और ये बहुत बड़ा हम जो है इंशाल्लाह ताला हमने 100 घर का तो ऐलान किया है कि हम 100 घर बनाएंगे। और अगर इस दौरान हम चाहते हैं कि हम हज़ारों में घर बनाएं, डिपेंड करता है कितनी सपोर्ट आए, कितना लोग हमें प्यार करते हैं। अभी तक तो बहुत कर रहे हैं। और उसके साथ जो बच्चे यतीम हुए हैं जिन्होंने इस सैलाब के अंदर KPK से जो अपने माँ बाप खो दिए हैं, वो 5 बच्चे हम अडॉप्ट करेंगे इंशाल्लाह। उसको अपने यहाँ पे जो हमारे जहाँ बाकी बच्चे हमने 20 बच्चे पहले भी रखे हुए हैं, अभी स्टार्ट किया है, और 5 ये ऐड करेंगे। उनकी स्कूलिंग, उनकी मेडिकल, उनकी मेंटल हेल्थ, उनके कुरान और उनकी हर एक चीज़ यूनिवर्सिटी तक और उससे भी आगे इंशाल्लाह अहमद शहजाद फाउंडेशन जो है वो उनका ख्याल रखेगी। बस आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमसे जो है ना ये काम लेता रहे। अहमद भाई, अहमद शहजाद फाउंडेशन के लिए नेक तमन्नाएं, और बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, और जो जिसका आगाज़ ही ऐसा है, तो हमारी दुआएं भी और हमारी सपोर्ट भी आपके साथ थैंक यू हमेशा सो रहेगी। मच। अब जी पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज़ करते हैं, जिसमें हम कुछ तल्ख सवाल भी करेंगे, कुछ कंट्रोवर्सीज पे भी बात करेंगे। करिए। हमारे साथ ऑफिशियली मौजूद हैं सेल्फी किंग, वो ट्विटर इंट्रोडक्शन जिन्होंने दी, इंट्रोड्यूस करवाया, इनको कह लें कि ट्विटर इंट्रोडक्टर थे। 17 साल की उम्र में इन्होंने डेब्यू किया। सबसे पहले तो अहमद भाई, आपने जिक्र भी किया, आप सिंगल पेरेंट के साथ आपकी अपब्रिंगिंग हुई, तो अल्लाह आपके वालिद को जवारे रहमत में जगह दे। आमीन। वो कितना एक टफ फेज था, और विदाउट द सपोर्ट, आई नो ये एक बड़े इमोशनल सी बात है, लेकिन विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर फादर, 2 साल की एज में क्या ही बच्चे को पता होता है, कितना मुश्किल था, और फिर किस तरह से आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ी? मुश्किल था ऑब्वियसली, आसान तो नहीं होता। और उस टाइम जिस तरह आपने बोला है, इतना कुछ पता भी नहीं था कि लग्जरीज होती क्या है। मैं आपको एक जेन्युइन बात बताऊं, ये नहीं कि मैं कोई सियासी बयान नहीं दे रहा। मैं इतना, जैसे ही मुझे थोड़े से होश संभाले, स्कूल जाते थे 7th 8th में जो थे, तो वहाँ पे मैं क्लब में प्रॉपर खेलता था नेट पे। मुझे इतना जुनून था क्रिकेट का, मैंने कभी लग्जरीज की तरफ नहीं देखा था। मुझे मेरी जो ज़रूरियात थी वो मेरी वालदा की तरफ से छोटी मोटी जो ज़रूरियात होती हैं क्रिकेट की, वो पूरी हो जाती थी। और मैंने कभी नहीं सोचा कि वो इस गाड़ी में जा रहा है, वो वहाँ रह रहा है, कभी ज़हन में नहीं आया। ऑल आई जस्ट वांटेड टू डू इज़ जस्ट टू प्ले क्रिकेट, दैट्स ऑल आई वांटेड टू डू। और उसमें पैदल जाया करते थे, स्कूल जाता था। स्कूल में हमें जो वालदा थी वो ऑटो में भेजती थी, और जब लेने आती थी तो खुद पैदल लेने आती थी, और जब हमें वापसी लाती थी तो ऑटो में लेके आती थी। मतलब लिमिटेड हमारे पास रिसोर्सेज थे। और उसके बाद आता था, फ़ौरन कपड़े चेंज करता था, खाना भी नहीं खाता था, और उसके बाद किट बैग उठाता था, और मिंटो पार्क के लिए, हमारा जो मुस्लिम जमखाना क्लब था वो मिंटो पार्क था, और पैसे की जिस तरह मैंने बताया था, तो वो मैं अंदरून से होता होता पैदल जाता था। मतलब बहुत छोटा था मैं, लाइक 15 साल का भी नहीं, 14 साल का होऊंगा। वो बड़ा बैग उठा के पैदल कोई घंटा मुझे लगता था, और मेरी आदत थी मैं बैग को ना इस शोल्डर पे नहीं रखता था, सिर्फ एक शोल्डर पे। तो वो घंटा मैं पैदल चलता था, फिर नेट पे पहुंचता था, फिर नेट पे पहुंच ये इंस्पायर किसने किया? किसी ने नहीं। ये कैसे अचानक क्रिकेट का ख्याल? को गली में खेलते थे, गली में खेलते थे, दैट्स ऑल। किसी की कोई इंस्पिरेशन नहीं थी। भाई के साथ, भाई जाने लगा एक दिन नेट, मैं भी चला गया, उसने महीने बाद छोड़ दी, मैंने कंटिन्यू कर लिया, बिकॉज मुझे मज़ा, मैं पानी देता था पहले वो सारी जगह को सबसे पहले पहुँच के, और उसके बाद जो है नेट्स लगते थे, 6-8 बॉलें हमें खिलाते थे, छोटे से तो हम थे, और उसके बाद सारा दिन बस खड़े रहते थे। अब वो खड़े रहने का भी फ़ायदा ही होता है। और आज देख लें, और ये मैं 1-2 दिन की बात नहीं बता रहा, हमने सालों साल ऐसे किया, कोई हमने किसी से कुछ नहीं मांगा। आजकल तो बच्चा सबसे पहले उठता है, वो कहता है कि जी मुझे PSL खेलनी है, PSL में 1-50 करता है तो वो कहता है पाकिस्तान खिला दो, इसलिए पाकिस्तान टीम का ये हाल हुआ है। हमारे दौर के अंदर एक प्रोसेस था, बच्चों ने पूरी ज़िंदगी हम जैसे बच्चों ने दी है क्रिकेट के लिए। 1-2 दिन में हम प्लेयर नहीं बने, कोई सिफारिशें नहीं थी हमारी, हमने धक्के खाए हैं, स्ट्रगल किए हैं, पैदल चले हैं, सालों साल चले हैं, इतना चले हैं कि कुछ लोग सोच भी नहीं सकते। इन्होंने तो नाम डाल दिए सेल्फी किंग फलाना, क्योंकि सोशल मीडिया आपको तो खूबसूरत होने का भी बड़ा नुकसान हुआ ना, गुड लुकिंग वो मैंने ही बोला था। देखिए ये फैक्ट्स हैं, ये क्रिकेट के फैक्ट्स हैं। आप जितना मर्जी मजाक उड़ा लें, उठा के कुरान उठवा लें कुछ प्लेयर्स को, कैसा नहीं होता रहा, नहीं होता। मेरे साथ खाली नहीं, वो और भी लोगों के साथ होता है। तरक्की से जलते हैं। हमारी जो
एक कौम में एक बहुत बड़ा मसला आया हुआ है ना, सॉरी मैं पूरी कौम को ही मुखातिब कर रहा हूँ और ये है कौम, कि हम एक दूसरे को ऊपर जाता हुआ नहीं देख सकते, नहीं घर में बैठे ही नहीं देख सकते, जो सही तरीके से भी जा रहा है उसको भी नहीं देख सकते, चले गलत तरीके से तो वो छोड़ ही दें, तो हम उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। और आप मुझे खुद ही बताइए, जिस फील्ड के अंदर 3 चीज़ों की लड़ाई है ना इस ज़िंदगी की, जिसके पीछे इंसान भागता है, इज़्ज़त है, दौलत है, शोहरत, वो तीनों चीज़ें क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये कैसा हो सकता है कि वहाँ फूलों की स्टेज है? नहीं है फूलों की स्टेज। और ये दौर के अंदर तो ये बड़ी इनकी मौजें हैं प्लेयर की, इनके पास सीनियर ही कोई नहीं था, यही सीनियर यही जूनियर मज़े की हैं। हमारे तो हम सबसे छोटे अकेले थे, हमारे तो सारे ही सीनियर थे, ये कोई भी पूछते हैं 35 आगे का चल कोई के, 34 का। आगे चल के पूछते हैं कौन से सीनियर्स ने आपको टफ टाइम दिया। लेकिन एक इंसिडेंट आपके वक्त में, आपके करियर के स्टार्ट में, जब आप ए टीम का हिस्सा थे, जिसने पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट को बदल के रख दिया था, वो था 2009 लिबर्टी का वाक़या, जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ था पाकिस्तान ए टीम की तरफ से। उस वक्त आपने 150 रन स्कोर किए थे और चमिंदावास, मुरलीधरन वगैरह के खिलाफ भी। वो वाला एक्सपीरियंस ज़रूर मैं चाहूँगा वो मैं याद करें कि 2009 समझ गया ए टीम का हिस्सा और फिर ये वाला होना, और फिर क्रिकेट ख़त्म हो गई पाकिस्तान से। इसीलिए तो हम फिर दुबई चले गए ना, बड़ा ही गलत वो एक चीज़ हुई मेरे अपने क्रिकेटिंग करियर के लिए भी। अभी लोग मुझे क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि यार इसका स्ट्राइक रेट कम है, ठीक है, इसकी एवरेज कम है। और वो जो अब आके आपके सुपरस्टार्स जो हैं वो दुबई में खेल रहे हैं, तो देख लें ना कि क्या एवरेज और क्या स्ट्राइक रेट्स होते हैं दुबई के अंदर। तो हम तो सारी क्रिकेट वहाँ खेले हैं, और जहाँ पे आपके बड़े बड़े प्लेयर जो हैं घबराते थे जाने से, न्यूजीलैंड वगैरह, हमारी सबसे अच्छी एवरेजेस ही वहीं हैं कि यार यहाँ से दुबई से निकाल दो किसी तरीके से। लेकिन मैं चाहूँगा कि उसको हम रिकॉल करें वाकई, क्योंकि बीइंग अ क्रिकेटर कितना इमोशनल सेटबैक था। वही मैं बता रहा हूँ, तो ये हमारी तो सारी एवरेजेस ही वहीं पे थी। तो इसने ओवरऑल तो पाकिस्तान की क्रिकेट को डेंट डाला है, हमारे करियर्स में भी बहुत नुकसान किया। मैंने जिस तरह आपने बताया, श्रीलंका यहाँ आई थी, सारे उनके टॉप क्लास प्लेयर थे और मैं डोमेस्टिक में रन्स कर रहा था, मेरा नाम आ गया ए के अंदर। मुरली, मेंडिस, चमिंदावास, फर्नांडो, मिरांडो, ये सारों को मैं, जयवर्धना, संगा, पहली दफ़ा मैं इनको देख ही पहली दफ़ा रहा था और पहली दफ़ा इनके अगेंस्ट खेला और मैंने 150 कर दिया। और मेंडिस वगैरह उस टाइम पे बहुत उनकी गुगली किसी को जज नहीं होती थी। मुरली का दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह वो इनिंग किसी ने देखी होगी तो किसी ने तंग नहीं किया, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से आए हुए थे। आजकल के आप प्लेयर्स देख लें कि उनको हाथ जज नहीं होता, लेकिन हमें छोटी उम्र में ये सारी चीज़ें आती थी। तो 150 किया, टीम में नाम आया। अब हमारी बस होता ही है कि दोनों बसेस साथ निकलती हैं। उस दिन पता नहीं क्या हुआ यूनुस खान को, शायद वो खुद लेट हो गए थे, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्या, वल्लाह आलम, कहते हैं आधा घंटा लेट जाएंगे। अब वो हमसे पहले निकल गई, 15 मिनट पहले जो है ना वो बस निकल गई, 15 मिनट बाद हम निकले। तो हम आधे रास्ते में थे तो ड्राइवर्स को या जो फ़ोन शून आने लगे, वो वॉकी टॉकी में सारा जो सिस्टम था, उन्होंने ना रूट चेंज किया। हमने कहा चल रूट चेंज, अभी तक हमें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं। वो रूट चेंज करते करते ना वापसी होटल की तरफ हो गया। फिर हमने कहा कि यार कुछ ना कुछ तो हुआ है। फिर जब होटल में गए तो पता लगा कि अटैक हुआ है। हमें लगा छोटा मोटा ही अटैक हुआ है, वो तो जाके जब टीवी खोले हैं जाके तो पता लगा कि हुआ क्या है। उसके बाद सारे एक ही कमरे में हम लोग इकट्ठे हो गए कि ये क्या हो गया है क्या नहीं, किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर श्रीलंकन प्लेयर्स की जो वाइफ थी, स्पेशली दिलशान की जो वाइफ थी, उनको मैंने खुद फ़ोन किया और उनके साथ अच्छी सलाम दुआ थी, दिलशन के साथ भी उसके साथ। तो मैंने बताया कि सारे प्लेयर्स ठीक हैं, थोड़ा हौसला दिया, तसल्ली दी। तो ये सारा सिनेरियो जो था बहुत हॉरिफिक था और हम लोग बहुत डर गए थे। हमें तो यही था कि बस कहीं क्रिकेट तो अब नहीं हो, क्रिकेट छोड़ने को मर तो नहीं गया, और ये हो क्या गया। फिर ये सारा सिनेरियो जो हुआ उसके बाद वो चीज़ जेहन से निकालने में, देखें हमारी अपने, एक तो क्रिकेट का नुकसान, ऊपर से हम बैट्समैन थे, हमें नुकसान। स्पिनरों का फ़ायदा हो गया, जो स्पिनर थे आप देख लें उनके करियर लंबे हो गए, उनके स्टैट्स अच्छे हो गए, और हमारे जो थे हमारे एवरेजेस भी नीचे आ गए, हमारे स्ट्राइक रेट्स भी नीचे आ गए। लेकिन वो टीम का प्लान होता था। आप अभी भी देखें हमारे रिकॉर्ड्स अवे में उठा के देखें कि मैं जितनी क्रिकेट अवे जहाँ आपके बड़े बड़े प्लेयर्स घबराते हैं जाने से, वहाँ पे हमारे जो रन्स हैं विनिंग कॉज में कितने 700-800 अभी भी दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे हैं। दुनिया में हम टॉकिंग अबाउट अवे क्रिकेट में मिनिमम कुछ मैचेस लगा के, तो 700-800 रन्स हैं, और आपके बड़े बड़े प्लेयर मेरे से ऊपर 2 हैं, शायद रोहित शर्मा और एक और है। तो ये सिलेक्टिव स्टैट्स लगा के लोगों ने मुझे बड़ी तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन हम चुप रहे आज तक। एक टाइम आएगा कि यही लोग
जो अच्छा, सोशल आप पे एक मीडिया की इजाफी बर्डन इस तरह भी आ गया ना कि आप जब आए क्रिकेट में, एक आपको लुक्स को लेके और आपकी क्रिकेटिंग स्टाइल को लेके विराट कोहली से आपको बहुत कंपेयर किया गया। देखिए, तो वो एक बर्डन इजाफी हो गया। विराट कोहली से कंपैरिजन कर लेते, कोई मसला नहीं था कोई। लेकिन आप देखें कंडीशंस, किन कंडीशंस में वो खेल रहे हैं, किन कंडीशंस में हम खेल रहे हैं, फिर वो किस कप्तानों के अंदर वो खेल रहे हैं, किन कप्तानों के अंदर हम खेलते हैं, किस कल्चर में वो पढ़ रहे हैं, किस कल्चर में हम। तो सारी चीज़ें जब आप अगेंस्ट हैं, दुबई में आप खिलाते हैं, उसके बाद कंपैरिजन आप इंडिया की पिचेस वालों से कर रहे हैं, तो ये ज्यादती है। हम तो न्यूजीलैंड, मैंने आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे सबसे अच्छे स्टैट न्यूजीलैंड में है। ऑस्ट्रेलिया में मैं चंद मैच खेला हूँ, मेरे 2-3-50 हैं वहाँ। तो हमें तो जहाँ लोग डरते थे, वहाँ जाते हुए खुशी होती थी कि यार ठीक है, हमें यहीं खिला दो। हम सारी क्रिकेट कहाँ खेले हैं? दुबई, अबू धाबी, उसके बाद श्रीलंका में, श्रीलंका भी मॉइस्चर वाले पिच। तो इंग्लैंड में हम कोई क्रिकेट मैच खेला ही नहीं, वाइट बॉल की बेस्ट पिचेस हैं। तो कंपैरिजन आप करें, बिल्कुल करें। मुझे तो अभी भी लगता है कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, और विराट कोहली से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इज नेक्स्ट लेवल। लेकिन कुछ चीजें, आपका पीक और कोहली का पीक अगर कंपैरिजन करें कुछ तो चीजें उनके लिए बहुत पॉजिटिव गई और कुछ चीजें मेरे लिए बहुत नेगेटिव गई। तो आई स्टिल बिलीव कि मुझे लगता है कि मैंने 35% भी नहीं खेला जो अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियतें दी हैं। आपने कमबैक 8 दफा कर लिया। तो अब आप मुझे ये बताइए कि फिर आप कहते हैं कि ये कहाँ से मोटिवेशन आई कि आपको बाहर निकाला जा रहा है, फिर आ रहे हैं, फिर आप जा रहे हैं? कहते हैं कि जी कोई नहीं, सारी गलतियां अपनी। मेरी बात, एक दफ़ा आप किसी को बाहर निकाल रहे हैं, 3-3 साल हो गए परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो उनको बाहर निकाला तो आफत आ गई है, और वो डोमेस्टिक में जाने के लिए तैयार नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक में उनको भी पता है कि इतना गंदा निज़ाम है कि फंस जाएंगे वो, और वहाँ से निकलना, टॉप करना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, स्पेशली जब आपने हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेल के एक नाम बना लिया हो। आपको अपनी ईगो वगैरह सब मारना पड़ता है, ठीक, लेकिन उसका फ़ायदा होता है, इवेंचुअली उसका फ़ायदा होता है, लेकिन एक मुश्किल काम है। तो हमें तो हर दूसरे दिन टीम से निकालते थे, फिर डाल लेते थे। तो या तो वो निकाल के गलती करते थे या डाल के गलती करते थे, क्योंकि किस तरह हो सकता है कि आप 8 प्लेयर रखा 8 दफ़ा। तो किसी को जब डिस्टर्ब करना होता है ना, जब किसी को तंग करना होता है, जब आप नहीं चाहते कि ये ऊपर जाए, जब आप चाहते हैं, उन्हें पता है सारे क्रिकेटर्स को कि कमबैक करना कितना मुश्किल होता है। आप दोबारा टीम में आते हैं तो वो आपकी पोजीशन खो गई होती है। अब आपका ज़हन जो है, जहाँ पहले आप अगर नेचुरल खेल रहे होते, कॉन्स्टेंटली, आपको होता है कि मैंने टीम को मैच किस तरह जितवाना है। जब आप कमबैक करते हैं, आपको होता है मैंने अपनी जगह किस तरह बनानी है। तो एक बच्चे को आप 8 दफ़ा बाहर निकालेंगे, उससे फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो विराट कोहली का कंपैरिजन करे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा अहमद, नवंबर 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आप बात करें कि न्यूजीलैंड में आपको खेलने का मज़ा आता था, वहाँ टेस्ट मैच में जब कोरे एंडरसन की बाउंसर आपके हेलमेट पर लगी थी, आप इंजर्ड हुए थे, बहुत से लोगों की राय है, बहुत से क्रिकेट माहिरीन की राय है कि इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर में आपका वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दुबई में लगी थी। हाँ, उसके बाद आप वो परफॉर्मेंस दुबई में लगी थी। कोई माहिरीन नहीं थे, जावेद मियांदाद साहब ने बयान दिया था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने उनके साथ शो भी की उसके साथ बैठ के। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये आपने मेरे बारे में एक बयान दिया था, उसके बाद पीछे क्या लॉजिक थी? अरे यार मैं तो बैठा हुआ था, वो तुम्हें पता है वो जर्नलिस्ट आ जाते हैं, घर में ही आ जाते हैं और वो बुलवा के ले जाते हैं। तो मैंने बस ये कह दिया अपना एक्सपीरियंस। उसके बाद एक प्रॉपर कैंपेन चलती थी सर हमारे खिलाफ। जिस चैनल पे मैं आज हूँ, इसने भी मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया और हमने उसको चिन पे लिया। हमेशा उसको अपनी गलती को मान के आगे बढ़ने की कोशिश की है। आजकल के लोगों की तरह नहीं है कि उल्टी कैंपेन्स चला दी। पूरे पाकिस्तान में जो आज कहते हैं ना कि बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, आप ज़रा दौर निकाल के देखिए, जितना क्रिटिसिज्म मेरे पे हुआ है, जितनी कैंपेन्स मेरे अगेंस्ट हुई हैं, जितनी चीज़ें आजकल के दौर में, तो ये बच्चे इतने समझदार हैं, उन्होंने अपने भी जो है ना, क्योंकि पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं, अपनी PR एजेंसीज रखी हुई हैं जो है ना रिबटल करती हैं, काउंटर करती हैं। हमने तो वो भी नहीं रखी हुई थी उस तरह कि जो करें। ऊपर से हमारे जो मैनेजर होते थे वो यही कहते थे कि जो PCB कह रहा है वो ठीक है, बस आप अपनी मेहनत करेंगे। इस तरह की बातें होती थी। तो आप देखें कि हमने किस तरह की सिवियर क्रिटिसिज्म फेस किया। तो 2016 में वकार यूनुस ने आपके बारे में एक रिपोर्ट भी पेश की थी। आपको लगता है वकार यूनुस ने आपका करियर तबाह किया? वकार यूनुस कौन होते हैं किसी का करियर तबाह करने में? ज़रिया बने, बहुत बड़ा ज़रिया बने। जिस टूर पे, उस टूर से पहले मुझे कप्तान बनाया जा रहा था। अच्छा। हाँ जी, मेरे साथ 2 ऑफिशियल मीटिंग्स हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की कि मिसबा जा रहे हैं, 2015 के वर्ल्ड कप हम खेलने जा रहे थे, एंड वी आर यू गोना लीड दिस साइड। कौन थे चेयरमैन? नजम सेठी साहब। ये मैंने पहले भी बात बताई हुई है। तो मेरे साथ 2 ऑफिशियल मीटिंग्स उन्होंने की। तो मैंने ये बात जो है ना मुश्ताक भाई को भी बता दी, मुश्ताक अहमद साहब। मैंने कहा ज़रा मुझे गाइड कर देना। वो ऐसा गाइड किया मिल के सारों ने कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैंने इतने टूर किए हैं या सब ने इतने टूर किए हैं, एक उस वर्ल्ड कप के अंदर
मैंने ऐसा क्या कर दिया कि इतनी रिपोर्ट्स मेरे अगेंस्ट आ गई? क्या वजह थी? सिर्फ वजह यही थी कि मुझे कप्तानी नहीं देनी थी, उनको पपेट्स चाहिए थे। और उसके बाद उन्होंने अज़हर अली को कप्तान बनवाया। क्या बना उस अज़हर अली के कप्तान का? पाकिस्तान का फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? मुझे ये बताएं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? वकार यूनुस है? पूछे ना उनसे। यहाँ पे आते हैं लोग, राज करते हैं, डिसीजन लेते हैं, पावर को मिसयूज़ करते हैं, पैसे कमाते हैं, निकल जाते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यही तो अगर मसला कप्तानी है। दी जाती है अजहर अली की जगह तो आप ज्यादा बेहतर। सर ये तो बात की बातें हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप एक बेहतर कप्तान नहीं, साबित हो पाते। मैं सब की नहीं तो क्या साबित हो पाना था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो उन्हें पता था कि दे कैन नॉट कंट्रोल मी, उन्हें पता था कि मैं किसी भी हालत में अपने मॉरल्स को या अपने गार्ड्स को डाउन नहीं करूँगा, मैं डिग्निटी के साथ चीज़ें करूँगा। उन्हें उनकी शर्ट ही नहीं उतरती थी, उनके कॉलर्स ही नीचे। उनको चाहिए थे कि जो मैं कहूँ दिन है वो दिन है, मैं कहूँ रात है तो वो रात है। तो इसलिए वो उन्होंने उस तरह का कप्तान, और वो भी ओपनर था। अब आप मुझे ये बताइए ना, एक अज़हर अली खुद ओपनर, ऊपर से कप्तान, तो वो किस तरह दूसरे ओपनर्स को मुझे बताएं देंगे? मेरी ज़िंदगी हराम कर दी। ऑब्वियसली निकालना था सबने। फिर अजहर अली का भी उतना ही रोल है। वो छोड़े, अज़हर अली ने क्या करना था। नहीं, फिर एक उसके कप्तान बाद का एक नहीं input उसका नहीं, वो उसको बस वो जो शय मिलती थी ऊपर से वो उस तरह करे जा रहा था। उसको तो मुफ्त में कप्तानी सर बनी बनाई मिल गई थी, उसका क्या रोल हो सकता था? ही वॉज एंजॉइंग। वो तो वनडे में बनता भी नहीं था जब इस टाइम उसको कप्तान बना दिया था। उसके बाद आप देखें कि जब हम नेपोटिज्म की बात करते हैं, हमारी जगह पे कौन कौन खेला, राइट? आप देखें कि कौन किसके कौन सिलेक्टर्स थे, किन के वालिद साहब क्रिकेट बोर्ड के अंदर हैं, वो खेलते रहे। तो सारी टाइयाँ तो हमारी आपने ऐसे ही लोगों के साथ डाल दी कि जिनके बड़े बड़े हैवी जो है ना पीछे लोग बैठे हैं। चलिए ये सब तो वकार यूनुस और मुश्ताक अहमद। नहीं वो छोड़े ना, मुझे इस बात का बताएं ना कि हमारी जगह पे तो हमें कैसे भी खेलने देते कि जब आपके जो हमारी जगह पे खेलने वाले थे वो किसी का जो है ना रिश्तेदार सिलेक्टर होता था, वो किसी का जो है ना वालिद साहब जो है क्रिकेट बोर्ड के अंदर बोर्ड ऑफ गवर्निंग में होते थे, तो हमने कहाँ खेलना था फिर? आपको पता है ना कि यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता। खुद ही आप मानते हैं ना सारी चीज़ों को कि यहाँ पे सोर्सेज के साथ सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर कैसे हो सकता है कि जो रिश्तेदार हैं उनके बच्चे खेल रहे हैं और मेरी जगह पे मतलब मैं उनकी जगह पे खेल रहा हूँ जहाँ उनके बच्चों ने खेलना है एज एन ओपनर, तो फिर मैंने ही बाहर होना किसी जिसके पीछे इतनी पुश नहीं है। और मैंने कभी लगवाने का सोचा भी नहीं, इसलिए कि जिस मुल्क में इतने हाईएस्ट लेवल पे मैंने बचपन से लेके आज तक एक ही चीज़ की क्रिकेट खेलना, वहाँ भी मुझे सिफारिश की ज़रूरत पड़ गई। तो फिर मेरा लगता है कि मेरा बाहर आना ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को ये सारी हकीकतें बताना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन मैं अंदर रह के कुछ करूं। बिकॉज मैं जितना भी अंदर रह लेता 2 4 6 मैचों बाद इन्होंने फिर मुझे निकालता रहना था। लेकिन चले ये तो रिश्तेदारियां सियासत आपके साथ हुई, आप ये कह रहे हैं, और नाइंसाफी हुई आपके नज़दीक। मुझे लगता है कि एक से बहुत ज़्यादा दफ़ा नाइंसाफी। और अगर नाइंसाफियाँ ये ना होती तो आप ज़्यादा क्रिकेट खेल जाते। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं 35% भी नहीं खेला, ठीक है। अगर कोई क्रिकेट मेरे अंदर से निकालने वाले होते, कोई बेहतर कंडीशन, खाली ये वजह नहीं है, बेहतर कंडीशंस भी होती हैं जिसमें मैं खेल रहा होता, अच्छे कप्तान मिले होते, अच्छे कोचेज़ मिले होते, जिस तरह मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूँ, जिस तरह मैं अपने यंगस्टर्स को उठाता हूँ। आप देखें कि किन किन के लिए मैंने आवाज़ें उठाई हैं। ये मेरे को रिश्तेदार तो नहीं है, आज 7-8 प्लेयर वो खेल रहे हैं जिनके लिए हमने आवाज़ें उठाई हैं पीछे इसी चैनल पर बैठ के 1 साल से। तो क्या मैं इनसे कोई, क्या मेरा ताल्लुक़ क्या है? मेरी तो बात भी नहीं होती इनसे, लेकिन सिर्फ क्रिकेट से प्यार है। तो अगर मेरे से प्यार ना करते, इस पर हम आते हैं। लेकिन अहमद, ये तो चलें वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, ये सारे मामलात हो गए। मिकी आर्थर तो बाहर के बंदे थे, उनके पास तो अथॉरिटी भी ज़्यादा थी, उनका भी आपसे मसला था। उमर अकमल जैसा नहीं, मेरा सब मिकी का कोई मसला नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, जब पूरी एक हवा अगेंस्ट चलती है ना आपके, तो मिकी आर्थर के बड़े भी कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे। मिकी आर्थर का ना मेरे अगेंस्ट था ना मेरे साथ था। उसके ब्लू आर्ट बॉयज़ थे कुछ हाथ, जिसमें इमाद था, आमिर था, सरफराज क्योंकि कप्तान था, बाबर आजम था, ये 4-6 उनको रखे। फिर फ़खर जो है ना, अब मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि हाँ सिस्टम क्या है। जब सिस्टम अगेंस्ट हो जाता है ना, तो अकेला मिकी आर्थर ने क्या करना था। वेस्ट इंडीज़ में हम टेस्ट मैच खेल रहे थे, जो ये यूनुस खान का और मिसबा का आखिरी टेस्ट मैच था। वहाँ पे उन्होंने जो है ना गंदी तरीन पिचेस, वहाँ रोकना ही मुश्किल हुआ था। अब वहाँ पे प्लान ये था कि आउट नहीं होना और रोकना है, प्लान हमें मैनेजमेंट ने दिया हुआ है। वहाँ टीवी के ऊपर बैठ के कमेंटेटर्स हमें उड़ाई जा रहे हैं, बीच में रमीज़ राजा साहब, कुछ पता उनको है नहीं कि प्लान क्या है क्या नहीं है, वो उड़ाई जा रहे हैं, गलत मलत बोली जा रहे हैं। अगले दिन आके जब मैंने वो देखा, सारी मुझे क्लिप्स वगैरह भिजवाए, तो मैंने कहा आपका प्लान क्या था मिकी को, मैंने पूछा। यही था, कहते हाँ। तो मैंने कहा मैंने गलत किया, कहते बहुत अच्छा खेला, मैंने 80 और स्कोर किए थे। तो उसने वो जो पोस्ट में इंटरव्यू होता है मॉर्निंग में, उसने मेरी साइड ली मिकी ने,
और मिकी के पीछे सारे पड़ गए कि इसको कहें कि अपने हद में, तो उसके बाद मिकी ने भी पीछे हो गया। उसको पता लग गया कि पूरी कैंपेन अगेंस्ट है, सब लोग अगेंस्ट है, तो वो बेचारा बाहर से आके क्यों आग के अंदर हाथ डालेगा। तो क्योंकि उसने भी तो टीम चलानी है, सो ही फोकस्ड ऑन अदर थिंग। उसने ना मेरे अगेंस्ट कोई चीज़ की होगी ना मेरे लिए फाइट की होगी, वो एक न्यूट्रल रहा बन के। लेकिन ये जो अपने थे ना, जिसका मैंने आपको बात बताया, नहीं देख सकते किसी को जाता हुआ कि इसको कैसे कमर्शियल्स मिल जाते हैं क्या, वो ही सारी चीज़ें करते हैं। तो ये मिकी आर्थर का मेरे साथ कोई मसला था नहीं, ना वो मेरे साथ था ना वो मेरे अगेंस्ट था, हमारे अपने हमारे अगेंस्ट थे। तो अहमद भाई, ये फिर सवाल भी पैदा होता है कि अगर आपको गुड लुकिंग होने पर या अच्छी परफॉर्मेंस पर, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो लाला में भी थे, उनके पीक में, उनके स्टार्ट में, उनको भी चांसेस मिले, वो भी शायद ड्रॉप हुए, उनको भी एड्स मिलते थे। आपके साथ ही पर्टिकुलरली क्यों? देखिए, मैं किसी ग्रुप में नहीं रहा सारी ज़िंदगी, ठीक है, मैंने इन चीज़ों पे कभी ज़िंदगी में बिलीव नहीं किया, और बहुत सारे इस तरह के फैक्टर्स हैं जिस पे बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, ठीक है। मेरा कभी नहीं रहा कि मैं अपने लोग, मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँ, अपनी साइड स्ट्रॉन्ग कर लूँ, किसी ग्रुप में चला जाऊँ कि मुझे उनसे सपोर्ट मिले, मुझे टीम में रखा जाए। तो हमने कभी ऐसी चीज़ें नहीं की। मुझे नहीं पता उनके साथ क्या नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ों का हमें पता भी है। कौन से 7 से 8 खिलाड़ी बहुत सारी चीज़ों का पता भी है, बट आई डोंट वांट टू गो इन देयर। अच्छा नहीं, मैं यहाँ अपनी बात करने आया हूँ, अपनी बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें ऑप्शंस थी, अगर हम भी वो करते तो हम भी रह जाते, लेकिन हमने नहीं की। कैसी ऑप्शन? बस थी बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस। देखें, अगर हम जब बात करते हैं ना कि मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे साथ नाइंसाफी हुई, तो हमने उन फैक्टर्स नहीं, का, लेकिन फिर आप कंपैरिजन ना करें। आप जब कंपैरिजन लेके आएंगे, जिस तरह आपने भी शाहिद भाई का नाम लिया है, तो फिर वो गलत हो जाए। आप जनरल बात करते तो मैं आपको बता देता, आपने नाम ले लिए, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब मैंने कुछ भी कहा तो आपको लोग समझेंगे कि मैं उनके बारे में बात कर। हम एक जनरल सवाल, अब ये गुजर गया। अच्छा, गुजर गया, ठीक है, लेकिन मेरे तक बात रखें। हाँ, मैं, लेकिन देखें, हम बाबर आजम को भी पिछले किसी क्रिकेटर से, साइम अयूब आया, हमने सईद अनवर से कंपैरिजन किया। किसने किया? बहुत से लोग। वो आवाम करती है, हम नहीं करते। अच्छा, लेकिन वो 7 से 8 खिलाड़ी कौन थे जो अहमद शहजाद को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे? चलें, पीसीबी में तो सियासत चल रही होगी, रिश्तेदारियां चल रही। आपको किसने कहा 7 से 8 थे? मैंने तो कभी नहीं कहा 7-8 थे। मैंने, ये तो बहुत थे, बहुत लोग थे। मैंने जब आप ऊपर जाते हुए देखते हैं 7-8 का टोला जो इस टीम के बारे में है, जो इस टीम को कर रहे हैं, इनका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं था। हमने 7-8 प्लेयर्स की बात की है। वो जो ये करंट टीम पीछे खेल रही थी ना, इनके अंदर हमने कहा ग्रुपिंग है। मैंने ये नहीं कहा मेरे पीछे 7-8 थे, हमारे पीछे तो बहुत लोग थे। 7-8 तो आप कम कह रहे हैं। प्लेयर्स अलग थे, पीसीबी में अलग थे, जर्नलिस्ट अलग थे। मसला, अब जर्नलिस्ट की मैं आपको बात बताता हूँ, आपकी फील्ड के हैं जर्नलिस्ट। हमें ये सिखाया जाता है कि आपने एक डिस्टेंस मेंटेन रखना है जर्नलिस्ट के साथ, राइट? हमारे जर्नलिस्ट, क्योंकि सीनियर जो हैं उनके कंधों पे हाथ रख के खड़े होते थे, उनको इनसाइडर्स प्रोवाइड करते थे, उनके साथ फ़ोन पे बातें भी रखते थे, ताल्लुक़ रखते थे कि ताकि उनको क्रिटिसाइज़ ना किया जाए। और फिर हम जैसे लोग जो नॉर्म्स का ख्याल रखते थे, डिग्निटी का ख्याल रखते थे, आप जर्नलिस्ट को ऐसा लगता था कि इसमें कितनी अकड़ है। नहीं, अकड़ नहीं थी। वो कहते थे कि तुम्हारे सीनियर हमारे साथ यूँ खड़े होते हैं, ये जिक्र है, मैसेजेस दिखाते थे, तो तुम कौन होते हो? तो मैं उनको सिर्फ ये कहता था, मुझे नहीं पता मैं कौन होता हूँ, कौन नहीं होता। अगर हमारे सीनियर्स ये कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। इट डजंट मीन कि अगर मेरा सीनियर कोई चीज़ गलत कर रहा है तो मैं भी वो चीज़ गलत करूँ। नहीं, 2 wrongs डजंट मेक 1 right। तो आप लोगों को तो यही बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारे जर्नलिस्ट को। और हर चैनल पे आप देखें, सिर्फ अगर यही हमने उस टाइम फ़ोन किए होते, सबके साथ बना के रखी होती, हेलो सर क्या हाल है, जिस तरह चलता है सर, ठीक ठाक है सर, बस थोड़ा ख्याल रखना। अच्छा, कल टीम क्या खेलेगी सर, शायद ये खेल जाए। इनसाइडर्स प्रोवाइड कर दिया आपने। आपने जो है ना अपना खाना पीना ये वो ख्याल रखते हैं प्लेयर्स माशाल्लाह। और जर्नलिस्ट जब आते हैं, पूरा उनके साथ जो है ना एहतमाम होता है उनका। किस वजह से होता है? इसी वजह से होता है। तो अगर हम ये चीज़ें, ये तो मैंने आपके कहने का मतलब जर्नलिस्ट का भी एक ग्रुप है, टीम। मैंने तो आपको एक छोटा सा फैक्टर आपकी, क्योंकि आपकी फील्ड है ना, आप अच्छे तरीके से समझेंगे। तो मैं, अच्छी बात यह है कि आपकी फील्ड की आपको जो थोड़े शॉर्टकमिंग्स बता देता हूँ, बाकी तो चले चलता रहता है, हर एक बंदा बताता रहता है। तो यहाँ पे अगर एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई है, ये चीज़ें भी चलती हैं। तो हर एस्पेक्ट हम कर सकते थे, लेकिन हमने हर एस्पेक्ट वो किया जो नहीं करने वाला था। हमने हर एस्पेक्ट राइट किया, ठीक है। हमने कभी भी कोई गलत चीज़ में कोशिश की। हाँ, हमसे भी गलतियाँ हुई,
जब बहुत प्रेशर पड़ गया, 6-8 साल गालियां खा खा तंग आ गए, 3-4 कम बैक हो गए और पता लग गया कि ना हमें सोशल मीडिया पे कैसी कैंपेन उस टाइम पे चलानी आती थी कि जो हमारा साथ दे, सिलेक्टिव स्टैट्स निकाल के हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता था, झूठ बोल बोल के जो है ना हमें उड़ाया जाता था कि जी वकार यूनुस को चपेड़ मार दी, उधर वर्ल्ड कप चल रहा है, इधर जो खबरें हेडलाइन चल रही है वकार यूनुस को चपेड़ मार दी। अब आप मुझे बताएं ना कहाँ मारी चपेड़? तो ये तो सारी चीज़ें हमारे साथ होती रही हैं बैठ के, फिर उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जी सारी चीज़ें ठीक हुई हैं। नहीं, प्रॉपर कैंपेन मलाइन किया गया इस मुल्क के अंदर मीडिया के थ्रू, यानी सब मिलकर जी आपके खिलाफ सिर्फ इसलिए, वो आप कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि हमने कुछ खिलाड़ी भी, ऐसी चीज़ें पीसी भी। थी, हमने कुछ ऐसी चीज़ें थी जो नहीं की। अगर वो चीज़ें कर लेते तो यही सारे लोग जो हमारे अगेंस्ट थे वो हमें सपोर्ट भी करते और हमारे साथ भी होते। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लेकिन अल्लाह के सामने कभी भी हम खड़े नहीं हो सकते थे, वो ऐसी चीज़ें थी। इससे आगे अभी चलते रहेंगे, बताऊंगा वो क्या चीज़ें थी। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर आपकी जगह कौन ज्यादा खेला? वो नहीं, वो तो आते गए। अब मैं फ़खर ज़मान की बात करता हूँ। चले, वो आए परफॉर्म किया, चैंपियंस मैच जितवा दिया एक चैंपियंस ट्रॉफी, वनडे के अंदर उनके अच्छे परफॉर्म है। क्या स्टैट्स हैं फ़खर ज़मान के T20 के अंदर, बताइए। आप कहते हैं जब चलेगा जितवाएगा, कब चलेगा? 10 साल तो हो गए T20 के अंदर, कब चलेगा सर? यहाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग पे सारी चीज़ें चलती हैं। कौन किस PSL टीम में है, उस PSL टीम का कितना इन्फ्लुएंस है PCB के अंदर, कौन से चैनल्स के साथ वो एसोसिएटेड है, सारी चीज़ें तो यूँ आगे लेके चल रहे होते हैं। किसी ने बात भी की है कभी फ़खर ज़मान की? किसी ने, ये बाबर आजम की आप बात करते हैं, सारे सिलेक्टिव स्टैट्स आप लोग देखते थे, हमने आके क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ वो जो स्टैट्स सिलेक्टिव थे उसके अगेंस्ट वाले स्टैट दिखा दिए। फिर लोग कहते हैं अच्छा ये तो हमने देखे नहीं थे। इसी तरह फ़खर ज़मान पे किसी ने बात की थी, अब आके हमने स्टार्ट किए कि भाई बताओ तो सही, ये 20 की एवरेज है, 127 का स्ट्राइक रेट है, ये आपकी आखिरी 15, 20, 25, 30 इनिंगें हैं का आपको वो ओपनर आप सेट नहीं होते, चौथे पे आप सेट नहीं होते, कहाँ आपको खिलाएं, कब स्कोर करेंगे? और नैरेटिव ये बिल्ड किया हुआ है कि जदों करेगा जितवा देगा। भाई कब करोगे? तो सर यूं सारी चीज़ें चलती हैं पाकिस्तान के अंदर। सेल्फीज का जब दौर रहा तो उसमें सबसे ज़्यादा आपकी लाला के साथ तस्वीरें थी। सिंस लाला के लिए आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट कि वो हमारे पॉडकास्ट के पहले गेस्ट थे, उनके साथ बड़ा एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट हुआ था। मैं ये सवाल किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं पूछना चाह रहा या किसी खबर के लिए नहीं, लेकिन एक क्रिकेटर जो स्टार क्रिकेटर जो आज भी जिनका एक स्टारडम है, वो आपके साथ काफ़ी देर उनका बड़ी ज़बरदस्त सेल्फीज़ और बड़ी दोस्ती रही। आखिरी 2-3 साल आपके फिर कुछ अनबन हो गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जब क्रिकेट खेल रहे थे साथ होते थे, वी इंजॉयड ईच अनदर कंपनी, जब तक बात क्रिकेट की थी। उसके बाद मैं टीम से बाहर हो गया, वो भी टीम के अंदर नहीं थे, वो अपनी चीज़ों में मसरूफ़ है, मैं अपनी चीज़ों में मसरूफ़ हूँ। तो हमारा आखिरी 3-4 साल से कोई रब्ता नहीं है, मतलब कोई एक आधा मैसेज आ गया तो अब तो वो भी आखिरी 1.5-2 साल में ऐसी बात नहीं है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ही इज़ बिजी डूइंग हिज ओन थिंग्स, आई एम बिजी डूइंग माई ओन थिंग्स। तो ऐसा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं। आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि देखिए उनकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग एंड जिस तरह वो काम करते हैं उनका अपना तरीका है, मेरी अपनी चीज़ें लाइकिंग। लेकिन जब टीम में थे तो आप उनके ग्रुप का हिस्सा थे। ग्रुप होता है 8 लोगों का, 6 लोगों का, 2 लोगों का कहाँ से ग्रुप आ गया? देखिए थोड़ा सा खुद भी दिमाग इंसान को या लोगों को यूज़ करना चाहिए। हम मुझ पे ये भी इल्ज़ाम लगता जी कि लाला के ग्रुप या लाला का अहमद के साथ ग्रुप है, या भाई कौन सा ग्रुप है? देखिए सुनिए, जिस तरह रोटी गैंग, सुनिए ना, 8 लोग थे ना रोटी गैंग में, 6 लोग थे ना, और 2 लोगों का कौन सा ग्रुप है सर? सही, आप मुझे खुद बताइए ना, 2 लोगों का भी कभी ग्रुप हुआ? क्या हम इतने माड़े थे टीम के अंदर के हम लोग 6-8 लड़के नहीं इकट्ठे कर सकते थे? सर कौन सा ग्रुप? कभी ज़हन में भी नहीं ये हमारे बातें आती थी। तो अब माशाल्लाह इन बच्चों को देखते हैं और देखते हैं कि किस किस हद तक गुजर गए हैं। एक एजेंट के साथ 8-8 लोग इकट्ठे होकर किस तरह इन्होंने बाकियों के रास्ते रोके, फिर नहीं देखा जा रहा था तो बाहर आके ये सारी सच्चाइयाँ अवाम और कौम को बताने की। नहीं तो आप मुझे बताएं, मैं जब टीम के अंदर आप बात करते हैं 2 बंदे थे, 2 बंदों का भी कभी ग्रुप चला है? ये तो कोई बड़े कोई पैड़ी स्ट्रेटजी थी। मैं तो कभी किसी को ना एडवाइस करूं कि जी 2 बंदों का ग्रुप लेके आगे चले। आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि लाला के साथ यूनुस खान की नहीं बनती थी, क्या ये दुरुस्त? हाँ, मतलब कि एज सच इतने थे कि क्रिकेटिंग फील्ड के अंदर टर्म्स ठीक थे, लेकिन वो बात यही हुई थी कि ग्रुप। तो मैंने कहा यार कौन सा ग्रुप? अगर आप पठान की भी सिर्फ बात करते हैं तो ना तो यूनुस भाई की शाहिद भाई के साथ इतनी बनती थी, ना फलाना, कोई बाहर नहीं जाते थे इकट्ठे, बाहर 2 लोग ही जाते थे या कुछ भी होता था कमरे के अंदर भी, मैं और शाहिद भाई ज़्यादातर होते थे और तीसरा बंदा नहीं होता था। तो ग्रुप जिस तरह पहले ये हुआ था, इस चीज़ को नलीफाई करने के लिए मैंने ये बोला था कि इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। ग्रुप हाँ उस टाइम पे भी थे, एक ग्रुप था जो 7-8 लड़कों का था
जो वो सारी चीज़ें करता था मोर ऑफन देन नॉट, जो अभी इन लड़कों ने की हैं, था उस टाइम पे भी। कौन था? ये छोड़े बस। ये अहमद अरे भाई यार, फिर मजा नहीं, ये नहीं नहीं, आएगा बस ना अब सारी दुनिया से तो नहीं ना लगा लेनी, एक टाइम आएगा वो भी बता देंगे। सही। आपने एक जगह ये भी कहा कि आपके लिए, आप मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए तो क्रिकेट करियर शुरू होते ही मुश्किलात पैदा होगी, लेकिन आपने ये भी कहा कि पीएसएल के लिए कोई आपने सस्पिशियस एक्टिविटीज तो रिपोर्ट करना शुरू सुनिए, की। आप कहते हैं आपके लिए क्रिकेट मुश्किल स्टार्ट पैदा। करते ही मुलाकात हो गई, मुश्किलात हो गई जी, हो गई। क्योंकि उस टाइम पे भी किसी एक शहर के 2-3 ओपनर्स थे और हमारे कुछ जर्नलिस्ट उनको बहुत सपोर्ट करते थे, और मैं तेज़ी से अंडर 19 से ऊपर आ रहा था और उनसे पहले खेल भी गया और वो खेले भी नहीं और खेला भी मैं, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की मुझे अंडरमाइन करने की, मेरी छोटी छोटी चीज़ को मीडिया के ऊपर टारगेट करने की। अब फॉर एग्जांपल आई वेंट आउट इन कीनिया, पाकिस्तान ए का टूर है और वो खुद भी वहीं पे बैठे हुए हैं और हम भी गए हैं, एंजॉय करने गए हैं, देख रहे हैं, अपना मैच नहीं था, कुछ भी नहीं था, और आप एंजॉय भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मर जाए। तो गए हैं, अगले दिन सारा झूठ पे मबनी जो है ना, यहाँ पाकिस्तान रमज़ान थे, इधर हेडलाइनें चलती रही हैं, अभी मैं पाकिस्तान खेला भी नहीं था और मेरे पे ये हल्लड़बाजी और गल गपारे करते हुए पकड़े गए और तोड़ फोड़ करते पकड़े गए, और हम पढ़ रहे हैं खबरें बैठ के कि ये कौन सी हल्लड़बाजी हमने कर दी, तोड़ फोड़ कर दी। सिर्फ मसला ये था, नहीं जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट आए हुए थे, वो खुद उसी जगह पे मौजूद थे जहाँ हम थे। सिर्फ ये हो गई कि मैं छोटा था, मुझे क्या, मेरी भला जाने जर्नलिस्ट क्या होता है क्या नहीं होता। हम तो क्रिकेट खेल रहे थे, अंडर 19 खेली छोटी उम्र में, वहीं से उम्र मेरी कोई 15.5-16 साल होगी। हमें क्या पता है जर्नलिज्म क्या है, जर्नलिस्ट का क्रिकेट के अंदर क्या रोल है क्या नहीं, उससे पहले आज तक मिले भी नहीं हुए थे। तो वहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हुए अपना इंजॉय कर रहे थे, हमें पता नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि जी आप क्रिकेट खेलते हैं, हम डर गए, हमने कहा जी नहीं। ठीक है, अहमद आप कब आए हैं मंबासा से, इधर कब आए हैं? तो हम लोग डर गए कि यार इसको कैसे पता है कि हम कहाँ से क्या आ रहे हैं, मुझे क्या पता जर्नलिस्ट है। हमने वो जगह छोड़ के हम चले गए। तो उनको यही बात बुरी लग गई कि इसने, अच्छा वो उसके दोस्त बैठे हुए थे 3-4 और जर्नलिस्ट, कि इसने मुझे जवाब कैसे नहीं दिया। उसको नहीं पता, ये बेचारे ने डर के नहीं दिया कि ये क्या हो रहा है, पता ही कुछ नहीं था। अगले दिन एजेंसी में यहाँ खबर आई है, ठक 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 ठक। आज वो जर्नलिस्ट आपकी पहचान में सर हमारे साथ, जिन उनके साथ बैठ के काम करते हैं, लेकिन कभी भी गिला नहीं किया, प्रोफेशनलिज्म है। कभी भी नहीं कहा कि ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया। आप मुझे कोई एक जर्नलिस्ट बता दें, हम आज वो सारे हमें फ़ोन करते हैं, उस टाइम भी करते थे, लेकिन हमने कभी किसी से गिला नहीं किया। अच्छा अहमद भाई, ना ही कभी किसी के अगेंस्ट कैंपेन्स चलवाई। जिस तरह सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे क्या चढ़ता है कि आप पे, ठीक है आप सेलिब्रिटी होती हैं, आप पे तनकीद होगी, ठीक है चिन पे लें, आगे बढ़ते रहें, लेकिन इस दौर के अंदर कुछ प्लेयर्स ने, सीनियर्स जूनियर्स, क्योंकि उनका सिस्टम चल रहा था, कैंपेन पीआर एजेंसीज चलती हैं, उन्होंने उनको गालियां पड़वाई उल्टी, उनकी माँ बहन को। ये चीज़ जो है ना, आज से पहले हमने नहीं देखी हुई थी। तो आप इतना ऊपर जा रहे हैं, जितना ऊपर आपका कद नहीं है, तो थोड़ा सा पकड़ के हम नीचे लेके आए कि आ जाओ। अच्छा पीएसएल पे आ जाते हैं। पीएसएल में आपने कहा कि आपके लिए मुश्किलात पैदा हुई जब आप कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ आपने रिपोर्ट करना शुरू की, वो क्या थी? ओके, एक मैच चल रहा था क्वेटा ग्लैडिएटर्स का और पेशावर ज़ल्मी का। हमारे एक बॉलर ने नए बात है 2000 में, ये मुझे याद ओके, एक बॉलर ने लगातार कोई 8-10 वाइड कर दिए शुरू में, और वो बॉलर मशहूर था अपनी लाइन एंड लेंथ की वजह से, इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हुआ था। तो मेरे लिए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। अच्छा हम चले गए होटल वापस, उसके बाद जो कर्नल्स लगाए होते हैं, ठीक है, वो आए, उनमें से एक, उन्होंने पूछा कि थोड़ी सी आपसे बात करनी है। मैंने पहले तो मैं डर गया जी, मैंने क्या किया? कहते नहीं नहीं आपने नहीं, कि हमें लगता है कि ये चीज़ हुई है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तो मैंने कहा जी मुझे लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, वो डोमेस्टिक का प्लेयर है, बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग करता है, उसकी जगह बड़ी नपी तुली है, 8-10 वाइड कर दिए इकट्ठे ही, तो मुझे तो ये थोड़ा सा सस्पिशियस लगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने मुझसे पूछा, इतना मैंने बता दिया। अब ये चीज़ मैनेजमेंट को भी पता लग गई, मैनेजमेंट से एक बंदे को बीच में पता लग गई, उनको ये बात पसंद नहीं आई कि मैंने इस तरह की बात क्यों की। हमें ये बताया गया कि आपको जो लगे सच बोलना है, अगर आप सच नहीं बोलेंगे, बताएंगे नहीं, तो आपको जो है ना बैन हो जाएगा। तो यहाँ सच बोलने की भी बड़ी जो है ना, हमने कुर्बानियाँ दी हैं और सज़ाएँ काटी हैं। और उसके बाद मैंने देखा, उस दिन के बाद सबके रवैये मेरे साथ बदल गए, सब बस ये। अब मुझे ये बताइए ना आप कि मैंने 2 साल टॉप किया क्वेटा ग्लैडिएटर से, ठीक है, जिसमें पीटरसन, फलाना, यू नेम इट, सब खेल रहे थे, टॉप मैंने किया दोनों दफ़ा।
और एक दफ़ा फाइनल खेला और एक दफ़ा सेमीफाइनल खेला। सबसे सस्ती टीम थी, अंडरडॉग थी, कोई इन्हें रेट नहीं करता था। हमने जो है ना उठाई टीम को, और ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उठा के देख लें परफॉर्मेंस क्या थी क्या नहीं, और अब परफॉर्मेंसेज अपनी देख लें क्या है क्या नहीं। तो तीसरे साल बजाय कि मेरे पैसे बढ़ाएं, मुझे उन्होंने निकाल दिया बगैर कुछ बताए। आज किसी के साथ आप ये करेंगे, किसी स्टैब्लिश प्लेयर के साथ बगैर बताए 2 साल आपने टॉप किया और तीसरे साल निकाल देंगे, क्या हाल करेंगे आपका? किसी ने कुछ पूछा मेरे बारे में? और ये वजह वही बनी, वो जो मुझे क्या पता, क्या आज तक नहीं बताएगी। अच्छा, तीसरे साल निकाल के चौथे साल फिर रख लिया, क्यों रखा फिर अगर मेरे में इतने फ्लॉस थे तो? और उसके बाद फिर जब चौथे साल रख के मैंने चैंपियन बनवा दिया, और सबसे आखिरी 5 मैचेस के अंदर 6 मैच मुझे नहीं खिलाए, 2 मैचेस के बाद 2 मैच में फेल हुआ, 5 मैच में बाहर बैठा, आखिरी 5 मैच में मैंने 4-50 बड़े बड़े कर दिए, 6 मैच में 5-50 कर दिए बड़े बड़े, इंक्लूडेड फाइनल, सेमीफाइनल, नॉकआउट, एवरीथिंग। फाइनल जितवा दिया, हाईएस्ट प्रोमिनेंट स्कोरर था। अगले साल मेरा नंबर ही चेंज कर दिया, वहाँ खिला दिया, वहाँ भेज दिया जहाँ मैंने सारी जिंदगी खेली नहीं। अब मैं कोई क्रिस गेल वगैरह तो नहीं था। और फिर थोड़ा सा अगर मुझे ऊपर से आसानी हो रही होती, लाइक शेन वॉटसन और रॉय ओपन कर रहे थे, अगर वो अच्छा खेल रहे होते, मेरे लिए आसानी कर रहे होते, तो फिर भी बात थी। अब वो अपनी उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, वो 8 की एवरेज को 10 की करके देते थे, 10 की एवरेज को 12 की करके देते थे। मुझे पहले बॉल से ही मारना पड़ता था, मैं आउट होता गया, उसके बाद मैं बाहर। तो सर ये इस तरह की चीज़ें हैं कि ये मैं अपने आप को कोई डिफेंड नहीं कर रहा, अब तो मैं क्रिकेट से साइड पे हो गया हूँ, लेकिन ये रियलिटीज़ हैं और मुझे कोई शौक नहीं है। तो यानी ये मैं आपको 20% भी नहीं बता रहा। पीसीबी और पीएसएल दोनों में सियासत हुई। मेरे पीसीबी के अंदर एक टीम थी जो जब 2 साल पहले मुझे लेना चाह रही थी, पीसीबी ने उसको इजाज़त नहीं दी। ये मुझे उस टीम के जो लेते हैं उन्होंने बताया, जो साइन करते हैं ना प्लेयर्स को, उन्होंने बताया कि यार हम आपको लेना चाह रहे हैं, हमें पीसीबी इजाज़त गो हेड नहीं दे रहा। तो ये क्या मसला है, क्या था? ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और सब इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। हमने किसी को टारगेट नहीं किया। 10-12 साल में एक अहमद शहजाद है, कई चेयरमैन एक ही था, एक ही अहमद शहजाद, और चेयरमैन तो कई तब्दील हुए, तो किसी एक को तो नहीं। सेठी साहब ठीक थे, सेठी साहब प्लेयर मेरे साथ नहीं यार, मेरे साथ ठीक हो ना हो डजंट मैटर, प्लेयर्स के लिए ठीक थे, प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन थी। आपने कई लोग, खाली चेयरमैन का भी कसूर नहीं होता। एजाज भट्ट साहब देखिए, खाली चेयरमैन को क्या पता है, अभी ये चेयरमैन इन्हें क्या पता है? ये तो टीम जो आगे लेके आ रहे हैं वो टीम है ना, रेड लाइन बना देती है। अब वो टीम रेड लाइन इसलिए बना रही है क्योंकि मैंने कई, फॉर एग्जाम्पल मैं चलें आपको थोड़ा खुल के बता देता हूँ, आप और मैं टीम में खेल रहे हैं, राइट? आपका एक ग्रुप है जिसमें रोज़ गलत मलत बातें होती हैं बाकी अपने ही टीम प्लेयर्स के अगेंस्ट। मैं इस ग्रुप में बैठने से इनकार करता हूँ। आप मुझे 4, 6, 8 दफ़ा बताते हैं और मैं आपको कहता हूँ कि नहीं यार, ये तुम लोग जो बातें करते हो मुझे नहीं समझ आती, ठीक? उसके बाद आप पावर में आ जाते हैं, हाँ? आप वही खुन्ने से निकालते रहेंगे। हर एक बंदे से हमने बैठने से इनकार किया। आज वो लोग पता क्या कहते हैं? नहीं हम नहीं मिलते। यार गुड ऑन यू, तुम नहीं मिलते हो, हम छोटे थे तो तुम्हें नहीं मिलते थे, तो आज तुम्हें मिल के हमने क्या करना है? हमारे डिसीजन तब भी बड़े सीधे थे, हमारे डिसीजन आज भी बड़े सीधे हैं। जिस रास्ते पे आप लोग हैं वो रास्ता हमारा रास्ता है ही नहीं, और ना ही अल्लाह हमें चलाए। हमें अल्लाह जिस रास्ते पे लेके चल रहा है, हम मरते दम तक इंशाल्लाह यही रहेंगे और तरीके से अपना काम करते रहेंगे। ये हमारी जहाद है सर। तो क्रिकेट के बारे में बात करना, हमने इश्क किया, इश्क 8 साल का था जब से स्टार्ट की, समझ? मेरा पहला प्यार था क्रिकेट। और जब ये सारी चीज़ें होते हुए देख, टाइम होता है, अब बस हो जाती है। मैं भी खेलता रहता, 34 साल का तो हूँ। आपका ख्याल है मुझे 2 लोग नहीं जानते? आपका ख्याल है मैं सिफारिश नहीं लगवा सकता? बताइए, ऐसे ही है। बताइए, मुझे और दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं से खेल जाऊँ शायद, समझ रहे हैं आप? लेकिन मेरा मानना ये है कि एक ही चीज़ सारी ज़िंदगी की, क्रिकेट, उसमें भी सिफारिश डलवानी है तो मुझे नहीं खेलना ऐसा। और हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, बता दें, हमारे कुछ लोग, एजाज भट्ट साहब के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। यानी मैं ये देखें, मसाइल, मुश्किलात, और आपको एज अ क्रिकेट फैन ना अफसोस होता है कि यार कहाँ पर फिर मैं चलें इस तरह करें। कौन से बेहतर चेयरमैन थे ये आपने बता दी नजम सेठी? देखिए, चेयरमैन तो जो है ना बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट आते ही नहीं है। वो उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो पॉलिटिकल तरीके से होती है। जो अच्छा बुरा करते हैं ना चेयरमैन, वो उनकी जो टीम आसपास होती है ना, वो डिफाइन करती है कि कैसी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है? तो वो टीम जो थी सबसे बेहतर मुझे लगती थी नजम सेठी के साथ जो टीम थी, दैट्स नॉर्मल। ना मैं इसमें कोई मेरा पॉलिटिकल कोई स्टैंड है, ना मैं बिल्कुल ए पॉलिटिकल। ऑन रिकॉर्ड बात आनी चाहिए कि जिसने एक
पॉजिटिव रोल प्ले किया? चैंपियंस ट्रॉफी जीते, पीएसएल की, प्लेयर्स के साथ अच्छा रवैया था, ठीक है, ख्याल रखते थे, अच्छे मुंह से मिलते थे, प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करते थे ना, उनको ज़्यादा शौक था कि वो आके तस्वीरें खिंचवाएं, एक्स्ट्रा प्रेशर डालें प्लेयर्स पे। तो कोई बिल्कुल नॉर्मल पर्सनैलिटी थे जो मीडिया को भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से हैंडल करते थे। हमने नहीं देखा कि कोई, और सेंसिबली जो है वो काम लेते थे, जज्बाती होके कोई बयानबाजी नहीं करते थे। तो ये सारे फैक्टर्स देखते हुए, और प्लेयर्स के साथ भी जब हमारी बात होती थी वो यही, दे वर रियली हैप्पी विद इट। सो दैट इज़ द रीज़न आई थॉट कि नजम सेठी के दौर के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, पीएसएल सक्सेसफुली पाकिस्तान में आई, इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है ना जिम्बाब्वे वगैरह को वो लेके आए, और आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में, तो ये चीज़ें जो हैं किसने की, ये उन्हीं के दौर के अंदर हुई। लेकिन इस पर ये भी सवाल बनता है कि जिस तरह सरफराज की कप्तानी के बाद एकदम हमारी टीम हिल के रह गई, तो नजम सेठी साहब के चेयरमैनशिप के बाद आपको लगता है कि पीसीबी थोड़ा हिल के रह गया, जो अगले चेयरमैन? नहीं, वो तो फिर बाबर को कप्तान बनाया ना। बाबर, देखिए, आई स्टिल बिलीव कि बाबर उस टाइम परफॉर्मर था। बाबर आजम वाज जस्ट अ परफॉर्मर, ही वाज नेवर अ लीडर। लेकिन मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूं। जिस मुल्क के अंदर ऑप्शंस नहीं होते ना, जिस मुल्क के अंदर सिर्फ ये होता है कि यार ये लड़का परफॉर्मेंस कर रहा है, इसको कप्तान बना दिया जाए, उस मुल्क के साथ फिर यही चीज़ें होती है। लीडरशिप एक प्रॉपर क्वालिटी होती है। तो उसके बाद वसीम खान साहब आए थे और रमीज़ राजा साहब गालिबन आए थे। ये सारे उनके डिसीजंस हैं, आप देख लें। रमीज़ राजा साहब ने उनको कप्तान बनाया, एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ आके खड़ी हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारा कुछ उन्होंने कर दिया, लेकिन उन्हीं की मर्ज़ी से कप्तान बनाना, जिसको आज सारी दुनिया ये कहती है इज़ नॉट अ लीडर, गलत हुआ पाकिस्तान के लिए। फिर आपके सामने है वो जो जूनियर प्रीमियर लीग वगैरह, सारा 10 अरब रुपया वहाँ पे लगा, हर एक चीज़ हुई। फिर वो कभी फ़ैन बन जाते थे। अब आप एक फादर फिगर है टीम के अंदर, और किसी एक प्लेयर के आगे आप ये कहेंगे कि उसके आगे दुनिया नहीं है। एक तो वो प्लेयर फिर चढ़ गया ना आसमानों पे, उसको निकालना, उतारना पड़ा फिर वापस, ये उन्हीं की गलती थी सारी। और फिर दूसरे प्लेयर्स ये कहते हैं कि अच्छा यार ये इसके बारे में तो ये कह रहा है, तो हमें तो बिल्कुल नहीं, यू गॉट टू बी इक्वल। तो ये कुछ गलतियां थे, ब्लंडर्स थे आई वुड से, कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, और बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन लेट्स स्टिक टू देयर बस। अच्छा, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि मेरे बारे में तो सर बहुत कुछ कहा जाता है, व्यूज़ के लिए, साथ ये भी बताएं। हाँ अहमद भाई, व्यूज़ के लिए आपने यूट्यूब चैनल जो आप उसको क्लियर भी करना चाहें तो करें कि यूट्यूब मोनेटाइज है या नहीं है? सर मैं उससे पैसे क्योंकि लोग कहते हैं कि आप कंट्रोवर्सी ज़्यादा इसलिए करते हैं ताकि लोग आपके चैनल, क्या मैंने जो बातें की, पहले एक एक करके आते हैं, क्या वो गलत थी? वक्त के साथ एक एक बात जो जियो पे बैठ के मैंने की है, मेरी सारी ऑलमोस्ट 95% बातें ठीक साबित हुई हैं। लेट्स टॉक ऑन दैट एज वेल। जब कहेंगे इस पे बैठ के बात कर लेते हैं। ये बहुत हाई रेशियो है, और जिस तरह की मैंने बातें की हैं वो बहुत रिस्की बातें थी कि कल को ये चीज़ें मेरे अगेंस्ट भी जा सकती थी, लेकिन क्योंकि सच्ची थी, अल्लाह के लिए कर रहे थे, क्रिकेट के लिए कर रहे थे, अल्लाह ने चीज़ें साबित की। आज पहुंच गई ना आपकी टीम फाइनल के अंदर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या हो, अल्लाह करे जीते, पहुंच गई ना, ये सारी चीज़ें टीम के अंदर हो रही थी। फिर आप YouTube की बात कर रहे हैं, देखिए मैं जब साइड पे हुआ तो इस जिहाद को लेके हुआ कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा। हाँ, कितने पैसे बनते हैं YouTube से, आप मुझे बताएं। YouTube को स्टैब्लिश करने के लिए कि मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो हूँ नहीं कि मैंने यूँ स्टार्ट किया और मेरे मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए। वो तो मेरे तो अभी भी फॉलोअर 2-3 लाख हैं YouTube से। उसके जो पैसे बनते हैं वो जो बेचारे 2-3 लड़के हैं उन्हीं को चले जाते हैं, मुझे उसमें से क्या मिलता है। और जहाँ तक रही फेसबुक की बात, जहाँ हमें से ज़्यादा पैसे बन सकते हैं, जहाँ हमारे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, वो तो हमारा मोनेटाइज ही नहीं है। मोनेटाइज ही नहीं है तो पैसे ही नहीं आते, ना ही उस तरफ अभी कभी गौर किया है। कभी हुआ तो ये ज़रूर हो जाएगा कि चलो फाउंडेशन में उसके पैसे आ जाए तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं वो पैसे चाहिए। सही, मैंने व्यूज़ उन लोगों को चाहिए हैं जिनकी चीज़ें मोनेटाइज हैं। सर ये मेरा जिहाद है, ये क्रिकेट के लिए मेरा जिहाद है, ये मेरा प्यार और इश्क है। मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, मैं ये बातें बताता रहूँगा। और कल को, अभी साल तो हो गया मेरे यूट्यूब को भी, हमने तो मोनेटाइज ही नहीं कराया हुआ। तो कल को अगर मोनेटाइज होता भी है फॉर एग्जांपल, तो अगर 2 पैसे फाउंडेशन को आ जाएंगे और उससे लोगों की खिदमत हो जाएगी, आई डोंट माइंड दैट। लेकिन अभी तक ये सारी बातें झूठ हैं। क्यों? क्योंकि YouTube पे तो हमसे हमारे इतने पैसे बनते ही नहीं है। वो जो बनते हैं वो 2-3 बच्चों की तनख्वाहें निकल जाती हैं जो वो चलाते हैं। अच्छा, अब ये जो सवाल है ये थोड़ा मैं उम्मीद करता हूँ इसका कोई पॉजिटिव जवाब हो, क्योंकि एज अ क्रिकेट फ़ैन ये मेरा सवाल है। हमारे एक्स क्रिकेटर्स मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, आप जब खेल रहे थे उससे पहले कोई और एक्स क्रिकेटर तज़िया दे रहे होंगे, उनके वक्त में उससे पहले कोई प्रेस को खबरें दे रहे होते थे या तज़िया दे रहे होते थे। युवराज सिंह ने एक एग्जाम्पल
सेट की, बेंचमार्क सेट किया, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, अब पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जो वीडियोस आती हैं, जो पुरानी वीडियो, 6 साल 5 साल क्रिकेटर बनाया, ना कि सिर्फ बैठ के बात की कि हमें ये करना है, हमें सिस्टम ठीक करना है, हमें ये एक तज्जियाकार के तौर पर, ये मैं एक एज अ क्रिकेट फ़ैन कर रहा हूँ। हमने, आपने या आप जैसे जो अब एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने क्रिकेट की खिदमत सिर्फ बोलने के अलावा कोई नया क्रिकेटर बनाने में कितनी हेल्प की? देखिए, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल या इस जैसे कौन से प्लेयर्स हैं जो आप बना के दिखाएं भाई? देखिए, मैं तो अभी बाहर आया हूँ, जी। ठीक है, और मैंने कैटेगोरिकली बोला हुआ है कि इस क्रिकेट बोर्ड के साथ मैं तो काम नहीं करूँगा। नंबर 1, जो 15-15 साल से यही काम कर रहे हैं, 10 साल से, उनको सोचना चाहिए था इस बारे में, बनाने चाहिए थे, क्यों नहीं बनाए? और बीच में कई तो वो हैं कि जो 6 बारियां लेके पीसीबी से आ चुके हैं, तो पीसीबी भी तो रिस्पेक्ट देना उन प्लेयर्स को जिनको नहीं दे रहा। यूनुस खान, क्या मसला है यूनुस खान का? क्यों नहीं आज तक जो है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती? क्योंकि सिस्टम में, सेटिंग में नहीं है। उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोल के साइड पे कर देते हैं। दे दे, अगर शोएब अख्तर कह रहा है मैं 22,000 प्लेयर बना दूंगा, पता नहीं कैसे बना देंगे, दे दे, दे के देख लें। तो सारे तो इस्तेमाल कर लिए इन्होंने। तो ठीक कह रहे हैं आप बात कि हमारे कुछ हद हैं जो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, जो हंगामा बर्पा किया हुआ है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्रैक्टिकल सपोर्ट तो ये है ना कि आप वो ना करें, देखिए वो ना करें, लेकिन सच बात तो कर सकते हैं ना, हक बात तो कर सकते हैं, सच का साथ तो दे सकते हैं, बच्चों को सपोर्ट तो कर सकते हैं, सोल्यूशन के साथ बात करें कि जी ये है, ये है, ये है, और कोई बात करें तो फिर इसको इवैल्यूएट करें। सेंसिटिव टॉपिक था, उससे पहले कोई भी उस टॉपिक को पकड़ा था तो उसके लिए जो जो कैंपेन्स चलती रही हैं वो आप सबके सामने है। तो हमने उसका दलेरी के साथ सामना किया है और दलेरी लॉजिकल तरीके से पाकिस्तान की इमाम को बताया कि यूं नहीं यूं है। तो इट वाज़न्ट ईजी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये करना चाहिए आप ये। अच्छा, वहाब रियाज एज अ टीम मेंबर आप साथ खेले, उनके एज अ मेंबर टीम मैनेजमेंट, उन्होंने बहुत सी उनको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली, वो आज भी शायद उनके साथ हैं। तो क्या ये वाइज डिसीजन था? नहीं, मुझे नहीं, जब ये तक तो जो परफॉर्मेंसेस थी, जिस तरह वो आए, मुझे नहीं लगता है कि ही वॉज रेडी फॉर इट। फिर जिस तरह वो एज ए टीम मैनेजर चले गए, फिर उसामा मीर के साथ जो उनकी चीज़ें सारी हुई, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनकी चीज़ें हुई। उस्मान वाला ने एक ट्वीट की तो वहाँ से उनका ट्वीट आया कि रात को मैं भी सब कुछ सच सच बता देता हूँ, फिर साथ ही पैचअप हो गया और सब। तो ये क्या है? अब हम दोनों एक इदारे पे काम करते हैं, मैं आप पे एक चीज़ डाल रहा हूँ, उसके बाद आपकी ट्वीट आती है कि मैं रात को बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद सब सेटिंग हो जाती है। तो किस तरह चीज़ें ठीक हो सकती हैं? तो और फिर अभी भी आप देखें कि फॉर एग्जांपल जो मेंटोर्स लगाए, पहले तो वो गलत लगाए, अब निकाल दिए। इन मेंटोर्स ने तकदीर बदलनी थी पाकिस्तान की, यही बोला था ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब ने। तकदीर बदल दी, 1 साल के अंदर निकाल दिया आपने सारों को। फिर वहाब को आपने उसके भी ऊपर पोस्ट दे दी एक, मतलब वकार यूनुस, मिसबा, सकलैन, शुएब मलिक, सारों को लगा के सरफराज एक पोस्ट फाप की उससे ऊपर लगा दी कि उनको भी सुपरविजन वो कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है ना माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। तो पैसे लें, हर एक चीज़ करें, काम भी तो करके अगर पीसीबी आपको ऑफर करे? नहीं, मैं इस पीसीबी के साथ आई डोंट वांट टू वर्क। आई वुड लाइक, क्या टर्म्स होंगे आपकी यार? चलो, इतनी आइडियाज़ हैं, इतनी सजेशंस हैं, इतने होमवर्क है आपका, तो व्हाई नॉट कि यार सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, पावर। दैट्स ऑल आई वांट, दैट्स इट, कुछ नहीं चाहिए और। सब बांट दें, दे दें, बच्चों को दे दें, जितने लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं। आई जस्ट नीड सपोर्ट एंड पावर, दैट्स ऑल आई नीड। और क्या करेंगे ऐसे अहमद शहजाद वो को? फिर मेरे पे छोड़ देना, हम मैंने क्या करना है क्या नहीं। एक होमवर्क होता है सर, पूरी तैयारी होती है। यहाँ पे बैठ के आपको मैं तैयारी बता दूं कि हाँ मैं क्रिकेट के लिए क्या करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ऑल आई नीड इज़ पावर। मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं करनी है, सच के साथ खड़े होकर इंशाल्लाह काम करेंगे और चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएंगी। यानी अगर आपको पीसीबी ऑफर करता है तो पावर, आपको पावर मिलती है तो पावर, क्योंकि पीसीबी में तो सबसे बड़ा मसला ही यही है कि जो वहाँ 8-8, 10-10 साल से बैठे हैं, उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं और वो किसी नए को आने नहीं देते, उसकी टांगें खुद खींच देते हैं। तो जब इदारे में ऐसी चीज़ें होंगी तो किसने कहाँ परफॉर्मेंस करनी है? अब आप देख लें, वो पहले ही सी डेडलाइन बना देते हैं। जो चेयरमैन के क्लोज होते हैं वो उनकी जिस से बनती है वो ठीक है, वही आपको हर जगह कोच भी नज़र आएंगे, वही प्लेयर्स आपको टीम के अंदर भी नज़र आएंगे। और जो उनके साथ जिनकी नहीं बनती थी वो डेडलाइन है कि नहीं नहीं सर ये तो इस तरह का है, ये तो उस तरह का है। तो यही तो सारी चीज़ें हैं कि जो टीम आती है ना, टीम ये डिफाइन करती है कि चेयरमैन कैसा परफॉर्म करेगा। अहमद भाई, 1 साल पहले साइम अयूब की हम बात करें, साइम अयूब
को आपने कहा था ये बड़ा खतरनाक प्लेयर साबित होगा, सिंस वो एक इंजरी उनके हो साथ रहा है ना हमारे लिए और इंजरी की वजह से भी, क्योंकि सिंस वो भी ओपनर है, आप भी कोई इंजरी नहीं, क्या सारी एक्सपेक्टेशंस जो उससे थी अभी तक, तो उसने देखिए perform कर पा रहा है? टैलेंटेड होना ये एक ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है। ये क्वेटा ग्लैडिएटर में भी था हमारे साथ, नहीं खेलता था, खिलाते ही नहीं थे। उसके बाद इसका एक आधा सीजन अच्छा गया और स्टाइलिश खेलने लगे, इसने काम किया कोच के साथ मिलके ना, ऑफ द नेट्स काम किया, स्टाइलिश खेलता था लोगों को। और जिस मुल्क के अंदर प्लेयर नहीं ना होते भाईजान, जब प्लेयर्स नहीं हैं तब आपको कोई इस तरह का मिल जाता है ना, तो आप कहते हैं जी इसको सपोर्ट करो। हमने भी यही कहा, क्योंकि है ही पीछे कोई नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई बनाया ही नहीं हुआ, कोई सिस्टम है ही नहीं इनका कि जो 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 प्लेयर्स की एक वो डेवलपमेंट का कोई सिस्टम हो, कोई चक्कर नहीं है। तो फिर ऐसे ही 50 चांस तो दे दी हैं, 50 मैचों का लोगों का करियर होता है, आपने उसको सिर्फ 50 चांस फेलियर्स पे दे दी हैं। तो सर ये आप गलत नॉर्म सेट कर रहे हैं। He needs to focus more. He needs to learn the art of scoring runs. He needs to go back to domestic cricket. Play some innings there. पाकिस्तान ए के टूर करें, शाहीन के टूर करें, डेवलप होकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए या साथ साथ रखें उनको। बिल्कुल डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनकी बॉलिंग नहीं चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि ये ओमान शुमान दुबई के अंदर तो ठीक है ये बॉलिंग अच्छी टीम। जब भारत के साथ मैच हुआ था आपने देखा था कि किस तरह आड़े हाथों लिया उनका, तो वो नहीं है। बैटिंग चाहिए पाकिस्तान को उनकी, जो उन्होंने बुरी तरीके से डिसअपॉइंट किया। आई थिंक उनको वो बहुत कैजुअल खेलते हैं। ही नीड्स टू लर्न द आर्ट ऑफ स्कोरिंग रन्स। स्कोर करना आर्ट है, वो उनको सीखना है। बाबर आजम से क्या मसला है आपका? यार आपको ऐसे मुझे मतलब ये मैं वही बात कि अवामी राय, अवामी, आपने एक जगह कहा, देखें फिर वही सवाल, मेरा सवाल आपका, बाबर के बारे में आपने कहा कि एक तो उसने अपने दोस्तों को ऑब्लाइज किया, ठीक है, एक आपने कहा कि उनकी परफॉर्मेंसेस BCD टीम्स के खिलाफ ज़्यादा हैं। तो ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स, बड़े बड़े लेजेंड्स बाबर की तारीफ करते हैं, बिल्कुल ही गया गुजरा तो नहीं होगा ना बाबर की परफॉर्मेंस? आपको ज़ाती तौर पे क्या मसाइल लगे? सबसे ज़्यादा बुरा मुझे वो लगा जहाँ पे मुझे लगा कि ना, एक तो पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा था कि एक ही एजेंट के साथ 8-9 प्लेयर साइंड हैं और वो आपस में खेली जा रहे हैं, और जो सर्कल है डोमेस्टिक का वो टूट रहा है। होता ही है कि जो ऊपर से परफॉर्म नहीं करता डोमेस्टिक के प्लेयर को चांस मिलता है। तो जब आपने ताला लगा दिया वहाँ, तो वो प्लेयर UAE USA तेज़ी के साथ गया है। आप देख लें कि इनके दौर में कितना प्लेयर UAE USA गया। तो नंबर एक ये पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत ज़्यादा नुकसान, ये हकीकत। फिर दूसरा ये जीत ही नहीं रहे। या तो आप जीत रहे हो ना भाई, किसी की जगह ही नहीं है भाई, हम 4 ICC इवेंट्स तो, और भाई 8 है ICC सर इवेंट्स जो हैं इन लोगों को मिले हैं, इन्होंने कोई नहीं जीता, ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं करके दिया। एक में फाइनल में वो भी फ्लाइटें हो गई हुई थी, वो साउथ अफ्रीका हार गया आयरलैंड से, तो ये फाइनल में, तो इसी तरह डूबते रहते हैं। जिस तरह ये टीम फाइनल में पहुंची थी उस तरह ही वो भी रेगुलरली, और सीनियर प्लेयर थे, यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम देम कि आप अगर इतनी चीज़ें, फिर अपने प्लेयर्स, अपने यार दोस्त के ब्लंडर्स जो है वो भी अंडर द कारपेट छुपा देना, ठीक है, ये सारे। फिर देखिए कि दिस इज द सपोर्ट आप नहीं, ब्लंडर्स नहीं छुपाते, ब्लंडर्स नहीं छुपाते आप, ब्लंडर्स जिससे टीम को नुकसान हो रहा होता है, सपोर्ट एक हद तक होती है, एक हद के बाद कोई फ्रेंडशिप नहीं रहती। फिर आप देखिए कि जिन्होंने भी इनको सिखाने की कोशिश की है, इनकी गलती पॉइंट आउट करने की कोशिश की है, उनके साथ हाल क्या हुआ है? हमारा डिसिप्लिन ये करते रहते थे, क्या ये डिसिप्लिन नहीं था कि जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड्स के अगेंस्ट कैंपेन्स चली हैं, कहाँ से चलती हैं, कैसे चलती हैं, कौन चलवाता है? कोई सीनियर प्लेयर, जूनियर प्लेयर जब इनको कुछ कहने की कोशिश करता है, इनको सिखाने की कोशिश करता है इनकी गलतियों से, टीवी पे बैठते हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। इन्होंने सारी हदें पार कर दी। तो ये चीज़ आज से पहले कभी नहीं हुई थी, सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन ये जो गालियाँ पड़वाना और ऐसे वैसे, ये चीज़ मुझसे देखी नहीं जा रही थी। एंड देन आई थॉट कि ओके, और वो बेचारे जिनको पढ़ती हैं उनको उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, हाँ, उनके हाथ पैर फूल जाते हैं कि लॉजिकली तो वो भी आज तक कभी ज़िंदगी में जो है ना कोई चीज़ एक्सप्लेन कर नहीं सके, और वो खुद भी जो है ना हल्के ही हो जाते हैं, चाहे जितना मर्जी नाम दिया हो लोगों ने, तो वो दब जाते हैं, वो फिर सियासत खेलने लग जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं आपको लॉजिकली खेलनी होती हैं होमवर्क के साथ, और फिर आपके सामने ये सारी चीज़ें। तो सर ऐसा नहीं होता है, आप एक्सेप्शन बना देते हैं, आप कैंपेनें चलाते हैं, जी उसको भी तो सपोर्ट मिली थी, जी उसको भाई कोई हो गए, कोई 8, 10, 11, 12 महीने के लिए कोई टाइम आ गया, उसमें भी 40-50 टीम जीतती रहती है सारा, आपको तो 3 साल हो गए, तो ऐसा क्या है वजह? और जो इंडियन क्रिकेट टीम से अगर हमारा कंपैरिजन किया जाए, गंगूली को रिप्लेस किया धोनी ने, धोनी को रिप्लेस किया कोहली ने, कोहली को रिप्लेस कर रहे हैं शुभमन गिल,
तो यहाँ पर कोई बैकअप नहीं बना हमें, हमारा किसने बनाना था? सिस्टम ने। फिर क्यों नहीं बनाया? बाबर रिजवान जितना भी जो भी परफॉर्मेंस कौन थी सा उनके रिजवान? बाद बैकअप नहीं क्या, अभी टीम फाइनल में तो पहुंच गई। सर मेरी बात सुने, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जितने मर्जी बड़े नाम रख लें, जो भी रख लें, टीम अगर एकजुट नहीं है ना, टीम के अंदर यूनिटी नहीं है, टीम के अंदर कप्तानियों के नशे हैं, टीम के अंदर फ्रेंडशिप है, और अगर टीम का गोल एक नहीं है, वो टीम कभी भी नहीं जीत सकती। आप देखें कि ये वही टीम है जो अभी 2 साल पूल स्टेजेस से आगे क्वालिफाई नहीं की आईसीसी के इवेंट्स में, और उसके बाद जैसे ही कुछ प्लेयर्स को टीम से बाहर किया गया है, ये टीम फाइनल एशिया कप का खेल रही है। मैं कहता हूँ बहुत गलतियां की हैं, बहुत गलतियां की हैं, उस कैलिबर के प्लेयर भी नहीं है, लेकिन इट शोज कि अगर गोल एक हो, जीत की चाहत हो, क्योंकि ये हमारी दीनी तालीमात भी है कि एक गोल के, और दूसरी टीम क्या कर रही थी, यही चीज़, एक तो उनके पास प्लेयर्स भी अच्छे थे और उनकी जो यूनिटी थी वो एक थी, वो सारी हमारी जो हम चीज़ें करते होते थे वो दूसरी टीम कर रही थी। और वो देख लें, अब ये टीम के पास इतने टैलेंटेड प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी वो फाइनल में पहुंचे हैं। क्योंकि अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, पता नहीं फाइनल का क्या बनेगा, तो एक मैं कहते तो देखें फाइनल जीत गए, फिर देखें चाहे फाइनल हार गए कोई बात नहीं, लेकिन फाइट तो की ना, फाइनल तक पहुंचे तो सही। लेकिन ये आपके सामने सारी मिसालें मौजूद हैं कि टीम में बड़े प्लेयर मैटर नहीं करते, टीम में यूनिटी मैटर करती है कि कौन मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। अहमद भाई, भारत के खिलाफ जब भी मैच हुआ, वो कोई भी एक्स क्रिकेटर आ जाए, कोई प्रेजेंट क्रिकेटर आ जाए, हम वर्ल्ड कप में क्यों नफसियाती दबाव का शिकार हो जाते हैं? प्रेशर गेम है। क्यों? नहीं प्रेशर, उनके भी प्लेयर्स होते हैं, लेकिन उनके पास 96, 99, 2003, 2007, 2015, 2019, 2000, यानी जो टूर्नामेंट्स आए, देखिए एक टाइम था, क्या मसला हो जाता एक टाइम था कि जब भारत का कोई मैच नहीं था पाकिस्तान से, उन्होंने क्या किया आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ तो किया ही होएगा ना, अपना सिस्टम अच्छा किया। तो मुझे जो लगता है ना, एक एज अ क्रिकेट फैन, वो मेंटली बहुत, सर मेंटली वो तभी फोकस होते हैं ना। देखें सबसे पहले जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है और उसकी टीम है, उसने ज़हन बनाया कि क्रिकेट ठीक करनी है, उसके बाद वो राइट लोगों को लेके आए, उसके बाद जो एक नर्सरी होती है वो तैयार हो, उसके बाद एक रोड मैप तैयार होता है, उस रोड मैप के को जो है ना चलाने के लिए लोग आइडेंटिफाई होते हैं, फिर वहाँ पे मेरिट प्रिवेल किया जाता है, और छोटी उम्र से ही वो सारी चीज़ें जो कि एक प्लेयर को बनाने के लिए करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने भी तो किसी को देखा ही होगा ना, तो आप नहीं देख सकते किसी को। यहाँ पे आप तो इतने जो है ना निकम्मे हो गए हैं, मैं मोहसिन नकवी की बात नहीं कर रहा, इतने निकम्मे हो गए हैं सारे पिछले इतने सालों में कि कोई कॉपी पेस्ट भी नहीं होती चीज़ें। यार कोई बाहर से गोरा ही ले आओ जो आगे आप लोग का निज़ाम सेट करके चला जाए, जो मेरिट प्रिवेल करा दे, जो ग्रास रूट से लेके ऊपर तक का जो मैकेनिज्म है आपका वो ठीक कर दे, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो है ना कोचेस को थोड़ी सी अकल मत दे दे कि बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है। कोई अंपायर अच्छे आपको मिल जाए कि जिनको ये भी नहीं पता कि लेग स्टैम्प मांगो तो लेग स्टैम्प क्या होती है, बेसिक रूल। ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है, आखिरी सीजन अपना खेल रहा था, मैंने कहा 2 लेग्स, कहता जी वो क्या होता है, मैं कहा यार 2 लेग्स यार, कोई खुदा था खौफ का 2 लेग, हंस के मैं इसी चक्कर में 0 पे आउट हो गया क्योंकि मैं हंसी जा रहा था, मेरा फोकस ही टूट गया। तो ये तो हाल है आप लोगों के, बहुत चीज़ें बदलने वाली हैं। मोहसिन नकवी साहब अभी कितने साल 1.5 साल हुए, उसके बाद मैंने आपको पहले भी बोला है कि शायद वो क्रिकेट ठीक करना चाहते हैं, लेकिन 2 चीज़ें तो बिल्कुल है ना, शायद उनको क्रिकेट का उस लेवल पे इंटरनेशनल लेवल का आइडिया नहीं है, उनको ये पोस्ट मिली है, उसके बाद जो टीम है ये सारा कसूर उनका है कि, और टीम को पिक किसने किया, मोहसिन नकवी साहब का, तो इवेंचुअली जिम्मेदार ज़्यादातर। लेकिन अब आके जो 2-3 सिलेक्शन कमेटी ने, आकिब जवेद ने कुछ डिसीजन अच्छे लिए, बोल्ड डिसीजन लिए, पहले लेने चाहिए थे जब वो कोच थे। उनकी कोचिंग भी इसी चक्कर में मारी गई क्योंकि उन्होंने कुछ प्लेयर्स को बड़ा सपोर्ट किया और चाहा कि ये परफॉर्मेंस कर दें, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाए। इस चक्करों में क्रिटिसिज्म हुआ, कोचिंग से तो बाहर हो गए, लेकिन जब वो कोचिंग से बाहर हो गए सिर्फ सिलेक्टर रह गए। अब आके उन्होंने डिसीजन लिए, प्लेयर्स को बाहर किया, प्लेयर्स को एक अच्छा जो है ना निज़ाम दिया, माहौल दिया, वो टीम जो है ना आपके देख लें एशिया कप का फाइनल जीत गई या एशिया कप के फाइनल तक पहुँच गई। तो अच्छा, एक मेरे जहन में आई बात और उस पर आपने कभी बात नहीं की, मैं चाहूँगा कि उसको भी हम अगर रिमाइंडर के तौर पे, 2014 में दिलशन के साथ आपका जो हुआ था वाक़या, वो जो आपने उनको कहा था, वो इंसिडेंट हुआ क्या था और आपका क्या मकसद था और वो पहुंचा? नॉर्मली ग्राउंड में ऐसी बहुत चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं उनको कुछ कह रहा हूँगा, वो मुझे कुछ कह रहे होंगे,
जब मैंने उन्हें कुछ कहा तो उन्होंने अंपायर को शिकायत लगा दी। मैं कहा डोंट बी ए चिकन, मतलब अंपायर को शिकायतें जो हल्के दिल के होते हैं ना वो लगाते हैं, बच्चों वाली हरकतें हैं। तो मैं जैसे चिकन, तो मैं उसके पास जाके उसके कान में ये बात हल्की हल्की कर ही रहा था, तो उसने बल्ले से मेरे मुंह पे ना बल्ला पकड़ लिया। फिर उसके बाद चलती रही इस तरह। और फिर ये गलती थी ब्रॉडकास्टर्स की कि जो उसके बाद हमारी जो गुफ्तगू जो मैं उनको कर रहा था जो बड़ी वायरल हुई और सारा, वो ब्रॉडकास्टर को नहीं चलानी चाहिए थी। तो ये आजकल के दौर में होती तो क्या चलती, कभी ज़िंदगी में नहीं चलाते इन करंट प्लेयर्स के। लेकिन क्योंकि हमारी तो एक छोटी से छोटी चीज़ ढूंढते थे कि किसी तरह इसको जो है ना अंडरमाइन किया जाए, इसको डिफेम किया जाए, तो वो चीज़ ट्रांसपोर्ट जो हम बाहर जाते हुए वॉक हो रही है और वॉक के अंदर ये अगर मैं कुछ कह ही रहा हूँ, चले मैंने तो गलती करी थी, मेरी तो गलती थी, मैं तो खुद आज कह रहा हूँ कि ठीक है गलती थी, तो आपको इतनी क्या आखिर आ गई थी कि शायद टेन स्पोर्ट्स ने चलाया था, या मैं नाम नहीं लेता जिसने चलाया था, क्या ऐसा क्या हो गया था कि आपने उसको ऑन एयर कर दिया? ये किससे पूछ के किया था? ये गलत किया उन्होंने। क्या हमारी मैनेजमेंट ने कोई उनसे पूछा कि ये आपने क्या चलाया क्या नहीं चलाया? कुछ भी नहीं होता। तो यही आपने भारत का कोई इस तरह की चीज़ चलाई तो उन्होंने आसमान और ज़मीन एक कर देने थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है कि हमारे प्लेयर ने अगर ये बात की है तो तुमने चला दी है। तो यही फ़र्क होता तो है। इसके बाद मैनेजमेंट का क्या रिएक्शन था? कुछ भी नहीं, क्या रिएक्शन होना, वो मेरे रेफरी से बात हो गई है, डोंट कमेंट एनीथिंग ऑन दैट, ठीक फाइन। लेकिन काम तो डल गया ना हमारा, पूरी दुनिया में चली गई ना बात, तो सारी बात है गलत चीज़ थी। मैं तो नहीं कह रहा कि गलत चीज़ ठीक थी, गलती हो ही जाती है कि नहीं हो, मुझे क्या पता था कि रिकॉर्ड हो रही होगी, ठीक है। और जो कर रहे हैं उन्होंने चला भी दी। हाँ फरीना, आपको पता है कि इतना टाइम होता है, कोई इस तरह की सेंसिटिव चीज़ होती है तो उसे रोक लिया जाता है, ठीक है, उसको मना कर दिया जाता है, लेकिन वो पूरी गुफ्तगू चली है। सर अब अगर मैं 3 बातें आपसे पूछूं, पॉडकास्ट का आखिरी सवाल है और आपने, मुझे उम्मीद है कि हमने बड़े हर टॉपिक पे आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके कुछ से, रह तो नहीं गया? नहीं, सब कुछ घोल के पी गए। 3 ऐसे मसाइल जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ़ायदा करेंगे, मसाइल का हल क्या है, हल क्या और जो जिस पर काम किया जाए, और मेरी तरह कितने लाखों करोड़ों फैंस हैं जो एक दफ़ा हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान क्रिकेट लीड करें। सबसे पहले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को डिसाइड करना है, बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये जो अपने साथ लोग इन्होंने लगाए ना जो डराते रहेंगे, इनसे हट के डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे मेरिट को प्रिवेल करना है। जो बजटिंग जाती है रीजन्स को, जो पैसे जाते हैं, एक एक पैसे का हिसाब किताब चेक एंड बैलेंस रखना होगा कि वो पैसे एज इट इज़ जिस कॉज के लिए आते हैं प्लेयर्स के टूर्नामेंट्स के, वो लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, ठीक। फिर उसके बाद मेरिट वहाँ प्रिवेल हो रहा है कि नहीं हो रहा क्लब लेवल, फिर डोमेस्टिक लेवल, फिर अंडर 19s के, अंडर 16, अंडर 17s के ज़्यादा टूर्स होने चाहिए, ठीक है। शाहीन्स के ज़्यादा, अब देखें ना आपकी शाहीन जाती है और डार्विन से एक क्लब है खेल के आ जाती है, लोगों को कहते हैं जी हाँ शाहीन चली गई है, और शाहीन इस तरह ही है, डार्विन जी मुरीद के जाके किसी क्लब तो खेल के आ गए हो, और क्यों लोगों को पागल बना। तो आपके प्रोफेशनल मैचेस ए टीम्स के साथ होने चाहिए, ठीक। उसके बाद आपकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो बड़ी मेरिट पे होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मेरिट पे होने चाहिए। जिनको क्रिकेट का आइडिया है, जो क्रिकेट के लिए कुछ कर सकते हैं, वो लोग आने चाहिए जो आपको ना बोल सकें। वो लोग नहीं आने चाहिए कि जो कहें जी सर माई बाप हेलो, तो ये इन्हीं में खुश। फिर उसके बाद टीम के अंदर आपका लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक अच्छा लीडर चाहिए, नहीं तो वो, क्योंकि ग्राउंड के अंदर सारा उसने ही संभालना है, आप बिहाइंड द सीन जो मर्जी कर लें, लेकिन अगर आपका लीडर अच्छा नहीं है, विजनरी नहीं है, टीम को कभी भी ऊपर यंगस्टर्स ना बना सका, वो कभी ऊपर आप जाने चाहिए। पीएसएल में मेरिट प्रिवेल करना है, पीएसएल को जोर से स्क्रूटनी होने की ज़रूरत है, और ये पता कराना है कि आखिरी 3 साल में क्या वजह है कि पीएसएल जो है ना बिल्कुल ज़मीन पे चली गई है। हम तो ठीक छोड़ के गए थे, हवा में छोड़ के गए थे, ये क्या हो रहा है कि ये ना ज़मीन पे चली गई। फिर कि जो पीएसएल की टीम्स के साथ एसोसिएटेड लोग हैं, वो उनका पाकिस्तान टीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अभी आप देख लें, माइक हैसन इस्लामाबाद के कोच हैं, ठीक है, वो वहाँ है, उन्होंने शादाब की जगह नहीं बनती थी, उसको वाइस कप्तान अनाउंस किया, वो तो इंजर्ड हो गया, वो फिर आ जाएंगे, अभी आप देखते रहें, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, वाइस कप्तान अनाउंस थे। उसके बाद आकिब जवेद साहब का लाहौर कलंदर्स के साथ ताल्लुक किसी से ढका छुपा नहीं है, ठीक, ये सब। तो जो भी पीएसएल के साथ एसोसिएटेड लोग हैं वो यहाँ नहीं आना चाहिए। और फिर पीएसएल की दोबारा से ज़रा ना एक इंस्ट्रक्शन जारी कीजिए कि थोड़ा सा डीपली इसको मॉनिटर कीजिए कि पीएसएल की जो टीम्स हैं ये क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं,
किस किस को मैनेजमेंट में लगाया हुआ है, क्या वो मैनेजमेंट इस केपेबल है कि वो ब्रांड को ऊपर लेके जाएगी, लीग को ऊपर लेके जाएगी, कि वो नीचे को ढकेल रही है। ये सारी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने चीज़ें अपने हाथ में लेनी है, खुद करनी है। सबको अगर किसी को निकालना भी है तो निकाल के साइड पे मारना है, देखी जाएगी फिर आगे भी। तो कोई फूलों के हार नहीं ना पड़ रहे, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ करके इंसान बोल्ड स्टेप्स लेके चला जाए। सो दिस इज दीज आर द थिंग्स। और फिर प्लेयर्स उस तरह के हों कि जो आपकी लीगों को उठाएं, जो एंटरटेन करें लोगों को, क्राउड को। आपको प्लेयर्स डेवलप करने हैं। आज देखें मार्कस ट्रेस्कॉथिक आज तक 2 सालों पहले तक जो है ना, वो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट या सारी क्रिकेट खेलता रहा। क्यों? क्योंकि आपके सीनियर प्लेयर्स ही तो होते हैं जो सारे बच्चों को सिखाते हैं। आपको तो 32 पीछे आपका रूल क्या था, 32 साल के बंदे को बाहर करो। आपने किस किस बंदे को नौकरी दी है, जो सिर्फ जिनको यूट्यूब का एक इंटरव्यू से इनकार कर दिया था, उसने वो ही नहीं छोड़ी बात। ऐसे ऐसे लोगों को आपने पीसीबी में जॉबें दी हुई हैं, कोई क्राइटेरिया आपका नहीं है, वो खुन्ने से निकालते हैं, बदले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को आप पीसीबी में इतनी हैवी जॉबों पे ऊपर रखेंगे जो सारा बेड़ा गर्क कर देते हैं वो निज़ाम का। मुझे अभी भी लगता है, देखिए मेरी बात सुन लें, कि जो क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन नकवी हैं, शायद ये क्रिकेट को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम खाली चाहने से कुछ नहीं होगा। आपको वो चीज़ें करके दिखानी पड़ेंगी, वो बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिससे लोग आपको ये कहें कि हाँ यार ये इसने कर दिया, अच्छा ये ठीक तरह से, ये अपना बंदा था, नहीं छोड़ा, ये नहीं छोड़ा, उसको भी कर दिया, उसको भी कर दिया, उसको भी कर दिया, ये करना चाह। तो आपको कुछ ना कुछ तो करना है ना, क्योंकि अभी तक जो चीज़ की है, पहले नहीं की, देर की आकिब जावेद ने, लेकिन सिर्फ आकिब जावेद ने की है। वो क्या की है कि बोल्ड स्टेप्स लिए, कुछ प्लेयर्स को बाहर निकाला, रिजल्ट्स आपके सामने एशिया कप में। ठीक, कौन 3 से 4 प्लेयर्स ऐसे हैं अहमद भाई जो आपको लगता है फ्यूचर हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, लेकिन उनको प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा, या अगर मौका प्रॉपर मिले तो वो दे कैन परफॉर्म? देखिए, अबरार अच्छे बॉलर हैं, उसामा मीर को अच्छा बॉलर था, टॉल लेग स्पिनर, बैटिंग भी करता था। उसका कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ, जिस तरह हमने बताया, इशू हुआ, उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया। वो एक पोटेंशियल वाला प्लेयर था। अभी पोटेंशियल वाले प्लेयर भी आपके पास, साहिब ज़रा फरहान बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, 4-6 सेंचुरियाँ करके आया हुआ T20 के अंदर। आते ही 4-1 उसने 3 मैन ऑफ द मैच ले लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद लगता यही था कि साइम अयूब भी, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, डोमेस्टिक का उनको फेरा लगना है, सीखना है, या साथ साथ रखें उनको भी। ये 3-4 प्लेयर्स इस तरह के हैं। हसन नवाज जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं, जो आप नाम ले रहे हैं वो खेल रहे हैं, अब उनको मौका मिल रहा है, वो खेल रहे हैं, वो उनको खेलना खिलाना भी है, उनको देना है। आप देखें हसन नवाज को आपने निकाल दिया, ठीक है, यूं ही करते करते आपने साइड पे कर देना है। 6वें नंबर उसका नंबर ही नहीं था, वो ओपनर वन डाउन प्लेयर है, 4थे नंबर पे उसने स्कोर किया PSL में। पाकिस्तान में आपने 6वें नंबर पे डाल दिया, वो वहाँ भी परफॉर्मेंस करता रहा, 2 मैच में नहीं हुई, 3 में बाहर निकाल। तो सर ये नहीं करना है ये, और अपने फेवरेटिज्म से निकल के जो मुल्क के फेवरेट है उनको। आखिरी सवाल, बस, कोई रिग्रेट है? नहीं जी, मैं सोचता भी नहीं इतना चीज़ों के बारे में। जो गुजर गया वो गुजर गया है, आगे मैंने क्या, आप देखें ना, मैंने एक चीज़ छोड़ी है, दूसरी खड़ी कर ली। तो मैं उस इंसानों में से नहीं हूँ कि बस बैठ के उन्हीं चीज़ों को रोता रहा हूँ कि क्या हो गया, नहीं। मैं इतनी बड़ी ज़िंदगी, आगे बढ़ना है, एक चीज़ गई दूसरी चीज़ पकड़े, शायद अल्लाह ने आपसे कुछ और काम लेने हैं, तो उसमें आपने आगे बढ़ते रहना। जब तक क्रिकेट खेल रहा था सिर्फ क्रिकेट खेलता था, कोई और चीज़ पे ध्यान नहीं था। अभी फाउंडेशन है, सिर्फ फाउंडेशन है, इसके बाद कुछ और होगा तो जो भी चीज़ करूँगा मेरी कोशिश होगी कि अपने मुल्क के काम आए वो चीज़, किसी ना किसी तरीके से। मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं कोई और काम नहीं कर सकता, याद रखिएगा। जिसके लिए मैं पैशनेट ना हूँ, तो ये फाउंडेशन के लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ। इसलिए मुझे, आप कहते हैं ना कि ये कोई मुश्किल नहीं लगता, मुझे मज़ा आता है, चाहे जितनी भी ट्रैवलिंग है ये वो, आई एंजॉय। मुझे लगता है कि मुझे फील होता है कि मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ, इसकी फीलिंग ही अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद, आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ये स्टोरी जान के, और सबसे बढ़कर अहमद शहजाद फाउंडेशन के लिए जो आप काम कर रहे हैं, बहुत सी नेक तमन्नाएं, और आप हमारी भरपूर सपोर्ट है अहमद शहजाद फाउंडेशन के लिए। जो आप काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, और जो आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, जो एक मकसद है आपका, उसमें अल्लाह आपको कामयाब कर रहा है और कामयाब करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अहमद शहजाद, जिनसे हमने बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ भी जानी, माजी के सनसनीखेज़ इंकशाफात भी जाने, और जो अहमद शहजाद फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं, सैलाबज़दा इलाकों में सैलाबज़दा मुतासरीन से जाकर ये मुलाकात की है, और इनके वहाँ पर जाकर जो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है, और जो ये 100 घर बनाने का ऐलान किया है, 5 बच्चे इन्होंने अडॉप्ट करने का फ़ैसला किया है। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं,
और अहमद शहजाद फाउंडेशन के लिए, और अहमद शहजाद आपके लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जियो पॉडकास्ट की अगली एपिसोड में किसी और सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, एक्टर, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।